Okay. Yeah, I mean, the idea is that I've been advocating this since I think class one, that CFA level one, there's a lot of content. And when I say lot of, this actually means, so uh, it's hard to memorize each and everything. It's hard to, know it all. It's hard to attain that know it all approach. So the best way to deal with level one, so different levels of CFA demands different sort of preparation. So level one is more of that you should have at least idea of everything. There's a lot of content, so the kind of problem you will face कि sir इसमें तो बहुत सारा मतलब this will happen once you let's say once you complete your fourth or fifth subject. When you move on to your first subject once again to take a look at to take a stock of what have we have covered, you might feel कि ये बुक में स्क्रिबल तो हुआ है बट ये मैंने करा है या किसने करा है याद नहीं आ रहा, क्योंकि इतना सब कंटेंट है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप फिक्स इनकम कर रहे हो तो आप इससे पीछे अगर एफआरए हुआ है या इसके पीछे इक्विटी हुआ है, आपका इक्विटी का टच पूरा टूट चुका है। सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि जो आपके साथ हो रहा है ये सबके साथ होगा, मतलब इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये सबके साथ होगा। एंड CFA doesn't really states this, but it is a relative exam, right? I mean, I know they don't give any percentile or any that sort of result, but it is a percentile exam. It is a relative exam. You got to beat, you got to be in top 30 or top nowadays 25, but I don't think that is a phenomenon that is going to prevail. But yes, but you have to be in top 30% of the students. So whatever happens with you is happening with everybody. So my main idea is that you, okay, not entire course, not entire syllabus, but at least go through the index part of the book. That okay, in quant I had this topic, in equity I had these many topics, in derivatives I had these topics, so that you are aware कि किस टॉपिक में क्या है, किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक है। पहला वहां वहां तक आपको जब याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा ना, यू विल अंडरस्टैंड द क्लियर कट डिवीजन। इट्स ऑलवेज इजियर व्हेन यू टेक अ ईगल आई व्यू, तो आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है, किस टॉपिक में क्या क्या है। तो वंस यू अटेन दैट, आई थिंक फिर तो ये CFA लेवल वन आपको केक वॉक लगेगा। लेवल वन यही है कि आपको पता होना चाहिए किसमें क्या है, किस टॉपिक में क्या, मतलब क्या टॉपिक क्या चीज टेस्ट कर रहा है। इफ यू नो दिस, आई कैन बेट यू के आप जब एग्जाम देकर के आओगे ना, आई थिंक आई सेड दिस इन प्रीवियस क्लास एज वेल, आपको पता होगा कि यार ये वाला ऑप्शन CFA ने क्यों दिया, ये वाला ऑप्शन CFA ने क्यों दिया, क्योंकि बच्चों की यहाँ गलती होती होगी, मैंने ये गलती नहीं करी। लेवल वन के बाद मोस्टली मतलब जो अच्छे प्रिपेयर्ड होते हैं उनको पता होता है कि हाँ भाई मैं पास हो रहा हूँ। तो रेगुलरिटी मतलब उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड बहुत अंडररेटेड रहता है बेसिक्स को पढ़ना। जैसे आई नो माई सेल्फ डिड दिस मिस्टेक कि मैंने जैसे डेरिवेटिव्स है या फिर फिक्स्ड इनकम फॉर दैट मैटर, तो इफ यू सी मतलब जिस हिसाब से आपका कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, क्वांट से अगर शुरू करें तो क्वांट पहले इजी इजी और उसके बाद डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो जो लास्ट के एक दो चैप्टर्स होते हैं ना वो जनरली थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं। जैसे फिक्स इनकम में लास्ट का ड्यूरेशन है या लास्ट का वैल्यूएशन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि यार इसमें ये भी याद करना है, इसमें वो भी याद रखना है। तो यूजुअली स्टूडेंट टेंड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन वैल्यूएशन, ऑन द डिफिकल्ट पार्ट, एंड लेसर टाइम ऑन बेसिक्स। जबकि इसके उल्टा होना चाहिए, दैट यू शुड बी स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन बेसिक्स, कि अपना बेसिक पूरा कवर होना चाहिए। योर 60% approximately, your 50-60% of your exam will be easy or moderate. So when I say easy or moderate, तो आपके वो वाले टॉपिक्स जो बेसिक्स आपको लग रहे हैं ना, यू शुड एज दैट। मतलब मुश्किल वाले में तो गलती होने के चांसेस हैं, वो तो ठीक है, इजी वाले में गलती ना हो। अगर आप 50-60% एज कर पाते हो, इट मींस यू जस्ट नीड 10-20%, 10-15% एक्स्ट्रा टू टू गो थ्रू इट, तो वो डुएबल हो जाता है। तो इसलिए इन इन सब के चक्कर में ना बेसिक्स को एक बार देखते रहना जरूर। Okay, Thanks. let's get back to the topic. Enough of level one again. Let's get back to the business. Okay. Uh,
Does this diagram look any familiar, any acquainted to what we have discussed already or not? Yes. So the idea is that as time passes by, nothing else changes. अगर सब कुछ कांस्टेंट है, आपका इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में चल रहा था वो कांस्टेंट है, आपका कूपन मतलब फिक्स रेट बॉन्ड है तो आपका कूपन भी कांस्टेंट है, एज टाइम पासेस बाय नथिंग एल्स चेंजेस, योर बॉन्ड वैल्यू will get pulled toward par. If your bond was selling at premium, now it will drift toward par, and the reason being कि वो प्रीमियम पे किस लिए ट्रेड कर रहा था. let's say अगर 5 साल का एक बॉन्ड है तो वो प्रीमियम पे क्यों ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वो 5 साल नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा पैसा दे रहा था. अब 5 के 4 साल हो गए तो जो प्रीमियम था आइडियली वो कम हो जाना चाहिए. तो वही होगा कि अगर कोई 20 साल का बॉन्ड है, 5 साल के बाद वो पार की तरफ आने लग जाएगा. एंड सिमिलरली डिस्काउंट पे भी, कि अगर डिस्काउंट रेट का कोई बॉन्ड है, डिस्काउंट पे जो ट्रेड हो रहा है वो धीरे धीरे पार पे आता रहेगा. दिस इज व्हेन नथिंग इज हैपनिंग, मतलब नथिंग इज चेंजिंग. सो दैट्स वेरी बेसिक. और इस पे मतलब CFA हैज दिस टेंडेंसी टू टेस्ट दिस पार्ट इन सम वे और द अदर. इट कैन कम इनटू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कोई प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन बना के दे देंगे, बट these things will get tested, might get tested, not well. So okay, I think we have to start from did we cover spot rates? I think we didn't. No. We discussed about clean rate and clean price and dirty price. Okay, so before starting with spot rate, let's give you a very basic about duration. So okay, if I open up English dictionary and I search for a word duration, what do you think the result will be? The answer will be The time which will take to complete the time to complete, or let's say rather time task. only. Yes. Yeah. Yes. So it's not exactly same in financial terms, but it's roughly same. तो bond के cases में आप ड्यूरेशन ऐसे समझ सकते हो, मतलब अभी मैं ड्यूरेशन का वैसे एक्चुअल मतलब बताऊंगा, बट अभी आप ड्यूरेशन को ऐसे समझ सकते हो, पे बैक पीरियड. मतलब कि अगर एक 5 साल का बॉन्ड है, अगर एक 10 साल का बॉन्ड है, इसमें ये पुट इन, मतलब दोनों में ये पुट इन 1000 रुपए. व्हाट डू यू थिंक किसका टाइम कम होगा पे बैक में, मतलब कितना जल्दी मेरा पैसा वापस आ रहा है किस बॉन्ड में? 5 years. 5 years. So I can say कि हाँ भाई, this is a low duration bond. This is a high duration bond or long duration, high duration. Let's keep it. Okay, that's about time to maturity. Now, now this bond, now suppose ये दोनों ही 10-10 साल वाले bond है. Now, 10 साल वाले bond में this is giving me 15% of coupon. This is giving me 2% of coupon. दोनों 10-10 साल वाले हैं. The one which gives 15%. मतलब किसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा, किसका पे बैक पीरियड ज्यादा होगा, किसका पे बैक पीरियड कम होगा? I'm sorry, I did not understand your question actually. So one bond is giving me 15% coupon, one bond is giving me 2% coupon. मेरा पे बैक पीरियड किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा? 2% वाले में ज्यादा होगा. मतलब पे बैक पीरियड एज इन कि मैंने अगर 1000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है, इसमें तो मुझे हर साल मतलब 15-15 रुपए आ रहे हैं ना, या ओके 1000 इन्वेस्ट करे तो इसमें 150-150 रुपए आ रहा है ना मुझे, इसमें हर साल मुझे 20-20 रुपए आ रहे हैं. तो किसमें आई एम रिट्रीविंग माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट जल्दी, मतलब 1000 रुपए मेरा किसमें जल्दी आ रहा है? 15%. 15%. Yes.
So this is my lower duration. No, but the duration would be 10 years only, right? Yes. So this is just an approximate measure के payback period मतलब कि कितने टाइम में मेरा पैसा वापस आ रहा. Duration will not be 10 year. Duration will be something less than 10 year. मतलब 150 अगर मैं करके 10 साल तक इन्वेस्ट 10 साल तक मेरे को मिलता रहेगा तो आई विल गेट अर्लियर ना जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1000. Debt free. You are talking about debt free for this 10,000, 1,000, right? I'm talking about simple vanilla मतलब no discounting no compounding सीधा मतलब But आज मैंने 1000 रुपया डाला ये मैं हाँ, सिर्फ मतलब समझाने के लिए अभी मैं एक्चुअली ड्यूरेशन का एक और मतलब जो प्राइम मतलब है मैं वो बताऊंगा बट आई जस्ट वांट के ये बिल्कुल बेसिक सा थॉट है इसमें कोई ज्यादा मैथ्स नहीं कोई ज्यादा फंडा नहीं ये बहुत बेसिक सा है कि सर अगर इसमें ज्यादा कूपन मिल रहा है इट मींस ये ज्यादा पैसा मेरे को दे रहा है तो इसका फ्री हो ड्यूरेशन जाएगा. कम हाँ, होना मतलब चाहिए आपका पैसा जल्दी फ्री हो जाएगा. वो जल्दी इतना फ्री हो जाएगा ठीक है. एंड दिस विल हैव अ हायर ड्यूरेशन. Yes, absolutely. So okay, now my intent was ड्यूरेशन के बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में बट फॉर नाउ लेट्स कीप इट वेरी सिंपल कि सर ड्यूरेशन का जो मतलब है ना ड्यूरेशन का मतलब ये है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका चेंज हुआ 0.5%, 1%, 2% अगर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो आपके बॉन्ड प्राइस में कितना चेंज आएगा. दिस इज योर ड्यूरेशन. जो कोर ड्यूरेशन है ना मतलब फिक्स इनकम के हिसाब से जो ड्यूरेशन है वो ये है कि इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ उसका इंपैक्ट मेरे बॉन्ड प्राइस पे कितना आना है. नाउ इफ आई टेल यू कि सर एक है 15% कूपन वाला बॉन्ड एक है 2% कूपन वाला बॉन्ड मतलब दिस विल हैव अ लोअर ड्यूरेशन दिस विल हैव अ हायर ड्यूरेशन. नाउ कैन यू टेल मी कि अगर बॉन्ड प्राइस अगर बॉन्ड इंटरेस्ट रेट अगर गिरता है इट इज एक्सपेक्टेड कि मतलब इंटरेस्ट रेट फॉल होने वाला है तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा मतलब बॉन्ड प्राइस पे उसका इंपैक्ट क्या आना चाहिए बढ़ना चाहिए. नाउ बढ़ जाएगा. व्हाट Yes, व्हाट वुड यू प्रेफर कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरे तो मेरा बॉन्ड प्राइस कम बढ़ बढ़े या जाएगा. ज्यादा बढ़े. ज्यादा ज्यादा बढ़े भाई अगर प्राइस बढ़ना है तो ज्यादा बढ़े तो इन दोनों बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड आप प्रेफर करोगे. ओके लेट्स डू इट अगेन. सो ड्यूरेशन का मतलब ये है अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो बॉन्ड प्राइस पे कितना चेंज आ रहा है. इफ आई टेल यू कि सर इसका ड्यूरेशन है 4 इसका ड्यूरेशन है 6 मतलब कि अगर 1% बॉन्ड गिरेगा तो ये 4% बढ़ेगा ये 6% बढ़ेगा. Again, I'll go for second point. अगर 1% duration. आपका बॉन्ड अगर 1% आपका इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो ये 4% बढ़ेगा मतलब इसमें 4% की मूवमेंट आएगी ये 4% बढ़ेगा ये 6% बढ़ेगा. नाउ विच वन विल यू प्रेफर इन दोनों में से अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला Second वाला. 6%. 6%. Yes. अगर आप नाउ दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट टू राइज तो आपको ये बात पक्की है कि मेरा बॉन्ड प्राइस गिरने वाला है. Correct. अब बॉन्ड प्राइस गिरने वाला है तो मैं कौन सा बॉन्ड अपने पास रखूं जो कम गिरेगा या जो ज्यादा गिरेगा. Lower वाला. जो कम गिरेगा. तो इफ माय एक्सपेक्टेशन इज कि मेरा इंटरेस्ट रेट गिरना है तो आई विल प्रेफर अगर मेरा एक्सपेक्टेशन इज कि इंटरेस्ट रेट गिरना है तो आई विल प्रेफर अ बॉन्ड जिसका ड्यूरेशन ज्यादा हो. if my expectation is कि interest rate is about to fall then I would prefer वो जो bond price बढ़े तो सही but ज्यादा बढ़े. तो ज्यादा बढ़ने वाला मतलब ड्यूरेशन जिसकी ज्यादा हो. सेम केस अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है तो आई नो दिस फैक्ट कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मेरा बॉन्ड प्राइस गिरना है. गिरना तो है ये तो बात पक्की है बट कम गिरे यार तो इसलिए मैं कम ड्यूरेशन लोअर ड्यूरेशन वाला बॉन्ड अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा. Does that make sense? Not entirely, but maybe little bit. Yes. That I will align my portfolio in such a way कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरे
तो मेरा बॉन्ड प्राइस ज्यादा बढ़े, अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़े तो मेरा बॉन्ड प्राइस गिरेगा तो सही, आई कैन कंट्रोल दैट, गिरेगा तो बट कम गिरे। यही तो बॉन्ड का वो है ना, मतलब इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का भी तो ऐसे रिलेशनशिप है कि अच्छा विल यू प्रेफर दिस बॉन्ड और विल यू प्रेफर दिस बॉन्ड, मतलब लेट्स स्टडी के दोनों में क्या फर्क क्या है। अगर बॉन्ड प्राइस, अगर इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे बॉन्ड प्राइस, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मेरा बॉन्ड प्राइस गिरना तो है, फॉर श्योर गिरना है, बट कैन यू सी दिस कि ये कम गिर रहा है, बढ़ ये ज्यादा रहा है और गिर कम रहा है, तो आई विल प्रेफर दोज बॉन्ड्स जो ज्यादा कॉन्वेक्स हो। ज्यादा कॉन्वेक्स का मतलब ये हो गया कि यार इनका डाउनफॉल कोई ज्यादा नहीं है, मतलब if I given I have a choice, let's do this once again. So this is your interest rate and bond price relationship. Now there is one bond like this, there is another bond which may be like this. So what does this says कि अगर interest rate मेरा यहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंटरेस्ट रेट 1 इसको बोल देते हैं। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट गिरा, सॉरी अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ा, IR1 से IR2 हुआ, तो मेरा बॉन्ड प्राइस आप देखो कि किसमें ज्यादा बढ़ रहा है, किसमें ज्यादा गिर रहा है, इसमें और दिस वन। वन में ज्यादा गिर रहा है, बराबर। व्हाट वुड आई प्रेफर, मतलब कि यार इंटरेस्ट रेट अगर बढ़े, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बॉन्ड प्राइस गिरना तो है बट कम गिरे रिलेटिवली। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़े, अगर गिरे तो मेरा बॉन्ड प्राइस ज्यादा बढ़े। तो द पॉइंट दैट आई एम ड्राइविंग इज कि गिवन अ चॉइस आई विल प्रेफर दोज बॉन्ड्स जो ज्यादा कॉन्वेक्स होंगे। अगर इससे भी ज्यादा कोई कॉन्वेक्स अगर आया कि इस टाइप का कोई आया तो आई विल प्रेफर दिस बॉन्ड, जो जितना ज्यादा कॉन्वेक्स होगा मेरे लिए उतना ज्यादा फायदा है। सो कॉन्वेक्सिटी इज अ गुड थिंग। क्वेश्चंस? अंडरस्टूड। Hello sir, can you please repeat? Sir, screen freeze over because of some connectivity issue. Okay, so let me, okay, so I'm saying is consider duration as I'm starting it once again. So consider duration as a payback period to understand the concept. वैसे ड्यूरेशन का जो मतलब है ना, ड्यूरेशन का मतलब ये है कि सर अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो मेरा बॉन्ड प्राइस कितना चेंज होगा। तो मतलब अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई हाई ड्यूरेशन बॉन्ड है, अगर मैं बोलूं कोई कोई हाई ड्यूरेशन बॉन्ड है, इट मींस इंटरेस्ट रेट का चेंज होने से उस पर हाई प्राइस इंपैक्ट आने वाला। अगर मैं बोलूं कोई लो ड्यूरेशन बॉन्ड है, तो लो ड्यूरेशन बॉन्ड का मतलब कि उसका प्राइस इंपैक्ट जो होगा ना वो कम रहेगा, लो प्राइस इंपैक्ट। So if my expectation is that interest rate will be rising, then I know this very basic relationship that if interest rate is rising, my bond price will fall, but I want those bond जो ज्यादा ना गिरे, so I will prefer a low duration bond. If my expectation is that interest rate will fall, now I know कि bond price तो बढ़ने वाला है. In that case, I will prefer a high duration bond in my portfolio. So many of your debt mutual funds, or not many, rather all of your debt mutual fund, जब भी वो quarterly अपना commentary देते हैं ना कि हमारा fund कैसा perform करा, so they very explicitly talk about duration.
they tell you कि सर मेरा एक्सपेक्टेशन था इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इसलिए आई पुट इन माय मनी इन लो ड्यूरेशन बॉन्ड फंड्स, उसकी वजह से आपका बॉन्ड गिरा, बॉन्ड प्राइस गिरा तो है बट इतना ज्यादा नहीं गिरा। और सर मेरा एक्सपेक्टेशन फ्यूचर को लेकर के ये है कि इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है, इसलिए आई हैव शिफ्टेड माय पोर्टफोलियो फ्रॉम लो ड्यूरेशन टू अ हायर ड्यूरेशन, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट गिरने वाला है। एंड दिस इज वेरी रियल लाइफ सिनेरियो, मतलब यू टेक अप एनी डेट म्यूचुअल फंड की क्वार्टरली एट्रीब्यूशन, मतलब यू विल फाइंड ड्यूरेशन वर्ड फॉर श्योर, यू विल फाइंड कॉन्वेक्स वर्ड फॉर श्योर इन दैट एट्रीब्यूशन। सो माय इंटेंट इज कि आप जो पढ़ रहे हो ना, एक बार उसको साथ में रियल लाइफ में भी देख लो। आप वो फंड का रिटर्न देखो और फंड की कमेंट्री पढ़ोगे, आप टाई कर पाओगे कि हाँ यार मतलब समझ आ रहा है। दैट इज द आइडिया, मतलब अगर ये हो गया देन आई विल फील कि हाँ यार मतलब वी हैव अटेन्ड समथिंग। सो okay, let's get back to the topic. So my low coupon bond, so bonds which are yielding low coupon will have a higher duration. This is called coupon effect. That's your one LOS that says explain coupon effect. So that's your coupon effect, that bonds which are yielding lower coupon, so low coupon bonds, these, so lower the coupon rate, greater the fluctuation in bond price, I can say this. Sir, Yes. sir, bond price discounted value of all the coupons plus present value at maturity होता है ना? Discounted value of all the coupon और discounted मतलब सबका present value ही है ना, मतलब when you say discounted value और present value तो बात एक ही हो गई, let's तो say. सर पे बैक का मतलब यही हुआ ना कि बॉन्ड प्राइस कितनी जल्दी रियलाइज होगा, मतलब रिकवर कितने जल्दी हो पाएगा? नहीं, वो पे बैक वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझने के लिए बहुत अच्छा है ताकि आप उसको रिलेट कर पाते हो। इन नेक्स्ट चैप्टर विल स्टडी कि ड्यूरेशन की डेफिनेशन इवॉल्व हुई है। सो योर पे बैक वाज लाइक योर फर्स्ट, मतलब पहली डेफिनेशन थी, उसके बाद वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। तो पे बैक की मतलब कीप इट लाइक कि एक बहुत क्रूड डेफिनेशन के जिसका पे बैक ज्यादा है, मतलब जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है पे बैक करने में, वो हायर ड्यूरेशन है। सो योर बॉन्ड वैल्यू, मतलब बॉन्ड को वैल्यू करने का जो आपने बोला कि बहुत इजी तरीका वो ये है कि 5 साल का आपका कूपन है। सो मैं टाइमलाइन अगर बनाऊं 1 2 3 4 एंड 5, जो भी इन 5 साल की वैल्यू है, चाहे कूपन है चाहे प्रिंसिपल है, उन सबका प्रेजेंट वैल्यू ये आपका बॉन्ड प्राइस है। तो विद कूपन इफेक्ट आई एम सेइंग कि सर जो लोअर कूपन बॉन्ड होंगे ना, उनमें ज्यादा इंपैक्ट आएगा। एंड विल डू दिस प्रैक्टिकली एज वेल। And sir, it contains future वो principal value also ना at maturity. Yes, yes. Okay, let's talk about spot rates. I think we have talked a little bit about spot rates. Okay, so एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मैं बैंक में HDFC गया हूँ FD कराने के लिए। क्या रेट है सर एक साल का, एनी आइडिया? 6%. For 1 year? 6.25, 6.3, yes. For 2 years? 5.8, 5.9. 5.8, okay. Yeah, not more than that, yes. For 3 years? Any vague guess? 5.7, 5.6. Same. 5.75 और 4 ईयर के लिए लेट्स कीप इट सेम, फॉर 5.75 ही रख लेते हैं। ओके, मैं अब समझना चाह रहा हूँ ये 1 साल की FD और 2 साल की FD का मतलब क्या है। मतलब 1 साल का तो बहुत इजी हो गया कि सर आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे, 1 साल बाद यू विल गेट 6% रिटर्न ऑन योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। गुड, ग्रेट। 2 साल का क्या सीन है, मतलब पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलना है? 6%. मतलब आर यू सेइंग कि फर्स्ट ईयर 6% मिलेगा, सेकंड ईयर 5.8 मिलेगा?
नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर टाइम 5.8 ही 5.85. मिलता है। यस, सो दोनों साल में आपको 5.8 ही मिलेगा। 3 साल का अगर है तो तीनों साल आपको 5.75 ही मिलना है। नाउ दीज आर योर स्पॉट रेट्स, मतलब इन्हीं को स्पॉट रेट बोलते हैं, जो ये आई थिंक आपको बुक में शायद मिले नहीं मिले, बट वे टू रिकॉग्नाइज स्पॉट रेट वेरी इजी, जो टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है। आज से 3 साल के लिए सर 5.75 का रेट है, सो दिस इज माय 3 ईयर स्पॉट रेट। आज से 4 साल के लिए 5.75 है, तो दिस इज माय 4 ईयर स्पॉट रेट। आज से कितने साल तक, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल तक का रेट क्या चल रहा है, दैट इज माय स्पॉट रेट, एज इजी एज पॉसिबल। So is it like fixed rate? Yes, that's your fixed rate. So when you get into a fixed deposit of, let's say, for 3 years at 5.75, this 5.75 will remain 5.75 only, no matter what happens in market. So इसको ना ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, बॉन्ड्स के केस में ना देयर आर 2 रेट्स विच आर इन्वॉल्व्ड। एक है आपका कूपन रेट, एक है आपका इंटरेस्ट रेट। नाउ इफ यू एंटर इनटू अ 3 ईयर एफडी एट 5.75, मतलब कि फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 5.75, मतलब आई एम एज्यूमिंग कि आपने 100 रुपए इसमें इन्वेस्ट करा हुआ, 100 रुपए की एफडी है, तो फर्स्ट ईयर में यूल गेट 5.75, सेकेंड ईयर में यूल गेट 5.75, थर्ड ईयर में यूल गेट 100 प्लस योर 5.75। नाउ अब बॉन्ड में जो आ रहा है ना, मतलब डिस्काउंट करने के लिए मैं जो रेट यूज कर रहा हूं, दैट इज माय इंटरेस्ट रेट। तो अब यहां मैं बोल दूंगा कि सर मेरे हिसाब से, मतलब नाउ नाउ गेट गेट दिस, कि सर नहीं नहीं, डिस्काउंट करने के लिए आई विल यूज लेट्स से 5%। नाउ वेयर द हेल दिस 5% केम फ्रॉम? अभी तो ये बैंक एफडी थी, तो मैंने बोला ये 6%, 5.5% ऐसा ऐसा रेट दे रहा है। सपोज ये बैंक एफडी की जगह ये एचडीएफसी का हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होता, अगर एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस है, would you prefer investing in bank or HDFC housing finance? इन बैंक। You'll always say कि नहीं सर, अगर सेम रेट है तो I'll invest in bank. So in that यस। case your housing finance has to give you higher rate. Now what higher rate? 6% तो बैंक ही दे रहा है, तो इसको शायद 6.10 देना पड़ जाए। एंड आप इसको डिस्काउंट किस रेट पे कर रहे हो? सपोज यू से कि सर हाउसिंग फाइनेंस भी चाहे वो है, बट है तो एचडीएफसी का ही ना, सो डिस्काउंट इट एट बैंक रेट ओनली, मतलब कि कोई रिस्क ही नहीं है। अगर रिस्क है तो आप बैंक रेट में रिस्क भी ऐड करो, so that is your discounting rate. Now the point that I'm distinguishing between two rates, अभी तक हमने क्या करा ना, अभी तक हमने डिस्काउंट करने के लिए, मतलब जैसे अगर 3 साल का बॉन्ड है, 3 साल का बॉन्ड है, लेट्स से कोई श्री राम ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। 3 साल का बॉन्ड है श्री राम ट्रांसपोर्ट, जो कूपन रेट आपको दे रहा है 5%, मतलब के 5,505। अभी तक मैंने आपको क्या बोलता ना कि आई बाय वाई ले लो 6% का, विच मीन्स आपने बोला कि सर इस 5 को भी मैं 6% पे डिस्काउंट कर रहा हूं, इसको भी 6% पे डिस्काउंट कर रहा हूं, बट ये मतलब 2 आ जाएगा, और 1 प्लस 6% इसको भी 3 आ जाएगा। अगर आई बाय वाई मैंने आपको 6 बोला था, नाउ आई व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि नहीं नहीं सर, मैं ना आपको हर साल का स्पॉट रेट दे रहा हूं, 4%, 4.5% और 5%। Now you're discounting, how your discounting will get impacted? 5 divided by 1 plus 4%, एक साल का जो स्पॉट रेट है, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4.5%।
is the difference clear between what I by Y meant and what spot rates are meaning now? So when we were using simple I by Y, मतलब अगर मैं स्पॉट रेट को हटा दूं, अभी तक हमने स्पॉट रेट को डिस्कस ही नहीं करा, अगर मैं आपको सीधा ये बोलता कि सर कूपन रेट है 5% का, फेस वैल्यू जो है आपकी जो इन्वेस्ट हुई है वो 100 रुपए है, I by Y 6% है, एंड व्हाट लेफ्ट, N जो है आपका 5 है, यू वुड सिंपली डू दैट इन योर कैलकुलेटर। सर ये सब चीजें डाली और पीवी कैलकुलेट कर लिया और आंसर आ गया। इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें वी वर एज्यूमिंग, इसमें एक हिडन अजम्पशन गई, वो ये गई कि हर साल 6% ही रेट चल रहा है, हर साल का रेट 6% चल रहा है जब I by Y मैंने 6 डाला। यहां मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं बॉस, हर साल का 6% नहीं है, ऐसा होता नहीं है। मतलब आई इंटेंशनली यूज दैट एग्जाम्पल कि अगर मैं HDFC में FD कराने के लिए जाता हूं तो इफ यू नोटिस कभी भी मुझे सेम रेट नहीं मिलते। मतलब उनके जो टेन्योर्स होते हैं ना वो कुछ इस हिसाब से डिफाइंड होते हैं कि सर अगर 1 साल के लिए कराओगे तो हम आपको 4% दे देंगे, अगर 15 महीने के लिए कराओगे तो हम आपको 4.1 दे देंगे, 18 महीने के लिए कराओगे तो शायद हम 4.15 दे देंगे। मतलब जनरली ऐसा ट्रेंड जो मैंने ऑब्जर्व करा, आई मे बी रॉन्ग, मतलब तो जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता है ना आपका रेट बढ़ता है इंडिया में, मैं इंडियन सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो हर टेन्योर का रेट अलग होता है। तो स्पॉट रेट क्या हम यूज करेंगे, अब मैं अगर स्पॉट रेट यूज कर रहा हूँ इसको डिस्काउंटिंग के लिए, दिस लुक्स मोर एक्यूरेट। क्वेश्चंस? यस। जैसे अभी इसके पहले वाली स्लाइड में आपने दिखाया था कि जब टेन्योर बढ़ रहा था तो स्पॉट रेट गिर रहा था। वो तो मैंने मतलब आप लोगों से बस एग्जांपल पूछे थे ना, यस सर। ये मेरा एग्जांपल है, मतलब सो एंड सर स्पॉट रेट जो 1 ईयर में 4% है, 2 ईयर में 4.5% है, ये सर मार्केट के हिसाब से मतलब डिसाइड है ना। यस यस और सर जो हम लोग मार्केट रेट है, यस। किए थे वो अजम्पशंस मतलब लिए थे कि 3 साल ये सेम रहेगा। मतलब देखो, मतलब कोई भी चीज को समझने का तरीका क्या होता है कि पहले आप उसको बहुत सिंपलीफाइड तरीके से चलो, सीखो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसकी जो मतलब एब्सर्ड assumptions है हम उनको हटाते जाओ। नाउ दिस फॉर्मूला मतलब समझने के लिए बहुत अच्छा है, आई बाय वाई यूज करना इजी है, बहुत इजी है, बट इट हैज दिस फ्लॉ। मतलब इजंट इट के मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 1 साल के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो भी 6%, 2 साल के लिए करता हूँ तो भी 6%, 3 साल के लिए करता हूँ तो भी 6%। ऐसा हर बार होता नहीं है, मतलब हो सकता है बट ऐसा हर बार होता नहीं है। मतलब जनरली या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई ना कोई ट्रेंड रहता है। सो डिस्काउंटिंग डिफरेंट कूपन रेट या डिस्काउंटिंग डिफरेंट कूपन्स with respect to their respective spot rates, discounting different coupons with respect to their respective spot rates। मतलब मैं इनको अब ऐड कर दूंगा ना तो मेरा बॉन्ड वैल्यू आ जाएगा, बॉन्ड प्राइस आ जाएगा, एंड दिस विल बी मोर एक्यूरेट। आई नो दिस इज मोर टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि मुझे हर अलग अलग करना पड़ रहा है। इधर तो मैं सीधा कैलकुलेटर में डाल रहा था और हो रहा था, इधर मुझे तीनों अलग अलग करने पड़ेंगे। दिस इज मोर टाइम कंज्यूमिंग बट दिस इज मोर एक्यूरेट। डिपेंड आपको पेपर में क्वेश्चन में क्या दिया जाता है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन में स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं, यूज स्पॉट रेट्स, यूज स्पॉट रेट्स। अगर आपको पेपर में स्पॉट रेट नहीं दिए हुए तो फिर तो वी कांट मेक स्पॉट रेट ना, फिर तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि सर अगर 6% उन्होंने बोला है कि मार्केट इंटरेस्ट रेट है तो थ्रू आउट 6% ही रहेगा। बट इफ स्पॉट रेट्स आर गिवन, यूज देम। सर इज देयर एनी रिलेशन की मतलब कूपन रेट इज ग्रेटर देन IR तो बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा डिक्रीज? ये तो हमने बहुत बेसिक करा था ना कि अगर कूपन रेट, इफ योर कूपन रेट इज हायर देन मार्केट रेट तो आपका प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा होगा। मतलब आई थिंक ये तो हमने काफी बार, इफ योर कूपन रेट इज हायर देन योर मार्केट रेट प्रीमियम पे बराबर होगा तो पार पे। तो ये प्रीमियम पे ट्रेड करने का। इफ योर कूपन रेट इज लेस देन मार्केट रेट तो ये डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा, एंड अगर बराबर है तो आइडियली इक्वल ट्रेड करना चाहिए। पार। यस।
नाउ अभी वहीं से शुरू करते हैं जो अभी आपका एक क्वेश्चन था कि सर अगर टाइम बढ़ा और रेट्स मतलब 1 साल के लिए 2 साल के लिए अगर टाइम के साथ साथ रेट्स बढ़ रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्पॉट रेट ले रहा हूँ, अगर तो ऐसा है कुछ तो मैं इस कर्व को कुछ नाम देता हूँ, मैं इसको बोल दूं स्पॉट कर्व। मतलब जो मैंने अभी बोला था कि अगर 12 महीने के लिए मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो 4%, 15 महीने के लिए करता हूँ तो 4.1, 18 महीने के लिए करता हूँ तो 4.15। इफ आई पुट दीज इन अ ग्राफ तो मुझे ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा कि सर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा रेट भी बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट के बाद रेट बढ़ना मेरा तकरीबन बंद ही हो जाता है, क्योंकि आप बैंक एफडी पे भी जाओगे तो वो बोलेंगे 60 मंथ्स एंड अबव, मतलब 5 साल एंड अबव आपको रेट यही मिलेगा जी 6.5%, इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम। सो दिस इज योर मतलब ये स्पॉट कर्व कैसा भी हो सकता है। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग ही देखा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बट मतलब you'll come across certain scenarios जहां पे आपका स्पॉट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो ना। स्पॉट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब फिर ये हो गया कि सर जैसे जैसे आप मतलब नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन, अगर आप 3 महीने के लिए पैसा बैंक में डालोगे तो मैं आपको 6% दे दूंगा, अगर आप 3 साल के लिए बैंक में पैसा डालोगे तो मैं आपको 4% दूंगा। डू यू थिंक ऐसा होगा, मतलब होता है कहीं, और होगा तो क्यों होगा ऐसा? No, sir. For longer period of time, I think interest rate will get reduced or the IRR will get reduced, so So that the investment will not be if your recovered. curve is downward sloping, वो ये बता रहा है कि आपके बैंक्स लंबे टाइम के लिए पैसा रखने को ही नहीं आपका तैयार, Yes. बट इमीडिएट बेसिस पर आपके बैंक्स आपसे लिक्विडिटी निकाल रहे हैं मार्केट में से। मतलब कि बॉस आप मुझे पैसा दे दो, आप खर्चने मत जाओ, आप मुझे पैसा दो, आई विल गिव यू 6%। सो योर बैंक्स आर बेसिकली सकिंग अप लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट, इसलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए इतना हाई रेट दे रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड कि आप पैसा यहाँ पे डिपॉजिट कराओ। सो डाउनवर्ड मतलब स्पॉट कब आपका कैसा भी हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, स्टेबल, मतलब लेवल 2 में आप लोग ये पढ़ोगे बटरफ्लाई में मूवमेंट भी हो सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो स्पॉट कर्व कैन टेक अप एनी शेप, सो आई डोंट वांट टू रियली डिग डाउन ऑन स्पॉट कर्व शेप, बट स्पॉट कर्व क्या है? स्पॉट कर्व इज बेसिकली स्पॉट रेट्स जो टाइम के अगेंस्ट मैंने प्लॉट करे। दैट्स माय इजी सिंपल स्पॉट कर्व। एंड व्हाट इज स्पॉट रेट? आज से 1 साल के लिए क्या रेट है, आज से 2 साल के लिए क्या रेट है, आज से 3 साल के लिए क्या रेट है, दैट इज माय स्पॉट रेट। वेरी सिंपल। मतलब अभी बोलोगे सर आज से क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड, क्योंकि अभी मैं इसके बाद फॉरवर्ड रेट भी यूज करने वाला हूँ। तो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में बहुत कंफ्यूजन आती है कि ये स्पॉट रेट है या फॉरवर्ड रेट है। तो वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, दैट इज योर स्पॉट रेट आज से। क्वेश्चंस? Okay, if no question, let's I just have other than this question. If yes. this is going to be the case, then mutual funds और जिसमें जो investment होता है हर महीने का, मतलब SIPs या that amount is getting completely invested in the market, right? If you have invested in equity oriented mutual fund, so yes, in market. But if you have And invested in debt debt oriented, But so in that debt oriented, obviously my second question was that only. If that is going to be a secure type of mutual funds, like debt oriented mutual funds, then in that debt oriented mutual funds also, I think they are getting the fixed income as a, and then in that scenario, the multiple years, like 10 years, 15 years, the rate of interest or rate of return is higher than the normal bank rates.
fixed Yes, rates. yes. So So what these, is the difference between that, or why? Because it is accumulated or it is getting like जो बढ़ रहा है इसके लिए हो रहा है, या I did not understand the meaning behind this. नहीं तो क्या हो रहा है कि जो भी आपके डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है ना, लेट्स से डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के पास 100 रुपया पड़ा हुआ है, लेट्स ट्राई टू बाइफरकेट। तो ये जो 100 रुपया पड़ा हुआ है ना, दे विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट सेट ऑफ सिक्योरिटीज। सबसे पहले तो सर ये आपसे ना पूछते हैं, मतलब आपका इंटेंट क्या है। आपका इंटेंट रेगुलर, अगर आपका इंटेंट रेगुलर इनकम, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेट म्यूचुअल फंड ना, अगर आपका इंटेंट है रेगुलर इनकम, तो दे विल इन्वेस्ट इन दोज बॉन्ड्स। मतलब जब भी आप, मतलब ओके, लेट्स कीप इट दिस सिंपल कि बॉन्ड्स में आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग। इफ यू आर इन्वेस्टिंग टू हैव रेगुलर इनकम, तो बॉस आपको ना मार्केट का ऊपर नीचे होना कोई खास फर्क करेगा नहीं, क्योंकि इस टाइप के जो बॉन्ड्स होंगे ना, मतलब इस टाइप का जो म्यूचुअल फंड होगा, वो उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा जिसमें, मतलब जो वो होल्ड टू मेच्योरिटी करने वाला है। अगर आप होल्ड टू मेच्योरिटी करोगे, एक बॉन्ड ने 5% देना, तो वो 5% देता रहेगा, मार्केट में जो मर्जी हो। हाँ, मार्केट में अगर रेट बढ़ेगा गिरेगा तो इसका प्राइसिंग इंपैक्ट होगा, इसका प्राइसिंग इंपैक्ट होगा फॉर श्योर। बट आप उन सेट ऑफ इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रहे हो जिन्होंने बॉन्ड बेचना ही नहीं है, उन्होंने होल्ड करना है मेच्योरिटी पे। एज वी हैव सेड के प्राइस चाहे प्रीमियम पे चल रहा हो या डिस्काउंट पे चल रहा हो, वो घूम के आएगा पार पे ही। Yes, If correct. you are holding your bond till maturity and your intent is to have regular income, you are just exposed to one sort of risk, that is your reinvestment risk. Now what is reinvestment risk? कि सर जो मेरे को रेगुलर इनकम मिल रही है, क्या मैं उसको री इन्वेस्ट कर पा रहा हूं? That is Okay. my risk. If Yes. my intention of holding bond is to make capital gain, कि मेरे को भाई बॉन्ड बेचना है यार, मेरे को 15 साल 20 साल बॉन्ड रखना है, मेरे को तो बॉन्ड बेचना है, जैसी प्राइस ऊपर गया मैं बेच दूंगा इसको। इफ योर इंटेंट इज टू हैव कैपिटल गेन बाय सेलिंग बॉन्ड, तो फिर आप वो वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे जो मार्केट से, मतलब तब फिर आप ड्यूरेशन और वो सब चीजें देखोगे, क्योंकि अब आप ये बोल रहे हो, अब आप ड्यूरेशन पे आ गए कि यार कौन सा प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, मतलब अच्छा ये अगर बॉन्ड इंटरेस्ट रेट कम हो तो इस वाले बॉन्ड का प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, तो मैं ये वाला बॉन्ड ले लेता हूँ। सो योर इंटेंट, तो यहाँ पर you're not exposed to reinvestment risk, यहाँ पर you're exposed to price risk। और Yes, price change risk. Correct. प्राइस रिस्क क्यों आ रहा है? इंटरेस्ट रेट के चेंज होने की वजह से। सो इंटरेस्ट रेट रिस्क। Okay. So there are two sorts of risk, either interest rate risk और reinvestment risk। मतलब या तो आप ये बियर कर रहे हो या तो आप ये बियर कर रहे हो, कुछ तो आप बियर करना पड़ेगा आपको। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप बोलो कि यार बॉन्ड की लाइफ 10 साल है, नाउ आई एम इंटेंशनली गिविंग दिस, अगर बॉन्ड की लाइफ 10 साल है और मुझे ये लग रहा है कि यार मैं ना 6-7 साल होल्ड करूंगा ना, और इस बॉन्ड की, मतलब विल स्टडी दिस, इस बॉन्ड की ड्यूरेशन जो है ना वो 7.5 साल है। अब हाउ दिस 7.5 इज कैलकुलेटेड, विल डिस्कस दैट टुमारो। बट एक 10 साल का बॉन्ड है और इसकी वेटेड एवरेज ड्यूरेशन आ रही है 7.5 साल। तो 7.5 साल बेसिकली वो पॉइंट है जहां पर आप बैलेंस पर हो, री इन्वेस्टमेंट रिस्क के भी और योर इंटरेस्ट रेट रिस्क के भी। यू आर एट बैलेंस, मतलब ये आपका आइडियल सिनेरियो होगा कि मैं बॉन्ड उसकी ड्यूरेशन जितना होल्ड करूं। कैसे विल स्टडी दैट, बट आई जस्ट वांट दिस थॉट टू गेट रूटेड सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस। Okay. Sir, so at 7.5 years, the bond price will be at par. So at 7.5, you are having flavors of both reinvestment risk bhi and interest rate risk bhi. So okay, I use this. This is a very bad example to quote, but I use this. So when you enter into bond market ना, आप ऐसा समझो कि आप एक बुफे में जा रहे हो। Now there is a bucket of interest rate risk, there is a bucket of price of reinvestment risk, there is a bucket of credit risk. You have the option कि आपको क्या चीज लेनी है।
आप बोलोगे नहीं नहीं बॉस मुझे ना इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा लेना, I'll bet more on interest rate risk, then buy those sort of bonds, मतलब आपको bonds में मतलब वो मिलेगा, options मिलेंगे, buy those sort of bonds जो price change पे खेलते हैं. If you want to have reinvestment risk तो आपको वो वाले bonds मिलेंगे जो आपको hold to maturity, मतलब आपको maturity तक उसको चलाना है. Credit risk अगर आपको लेना है, and entire industry is nowadays crazy about credit risk, credit modeling बहुत होती है और credit के बारे में बहुत होता है कि आप HDFC में जो 6% दे रहा है आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप बोलोगे नहीं यार मैं ना श्रीराम ट्रांसपोर्ट में कर लूंगा जो 7.5% दे देगा. नाउ व्हाई दिस 1.5% एक्स्ट्रा? क्योंकि दिस वाज अ बैंक. बैंक्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी लीस्ट रिस्की, रादर रिस्कलेस. सो आप एक्स्ट्रा पैसा मतलब आप एक्स्ट्रा रिटर्न के चक्कर में आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो, दैट इज योर क्रेडिट रिस्क. यू आर बेटिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द of this issuer, let's say Shriram Transport in this case. So you're betting on credit quality. Now floating bond के केस में, floating bond के केस में I've tell you कि there are two components. One is your reference rate and this is your spread. रेफरेंस रेट आपका बेसिक रहेगा जैसे लाइबॉर, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. लाइबॉर, सोफर, यूरिबॉर मतलब जो भी रेट रहेंगे इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. बट इमेजिन दिस थिंग, आपने किंगफिशर का एक बॉन्ड होल्ड कर रहे हो आप, उस टाइम पर किंगफिशर का जो स्प्रेड था वो 50 बेसिस पॉइंट था. मतलब जब आपने बेसिकली किंगफिशर को पैसा उधार दिया था तब किंगफिशर की रेटिंग थी लेट्स से BB, तो उसका स्प्रेड था 50 बेसिस पॉइंट, मतलब लाइबॉर प्लस 50 बेसिस पॉइंट वो आपको दे रहा था. अब किंगफिशर की रेटिंग इंप्रूव हो गई है, किंगफिशर हो गया BBB. डू यू थिंक दिस स्प्रेड बड़ा होगा या कम हुआ होगा, कुछ चेंज हुआ होगा इसमें? रेटिंग हैज इंप्रूव्ड तो डिक्रीज. तो आइडियली ये स्प्रेड कम होना चाहिए 30 बेसिस पॉइंट. एवरीबॉडी विद मी टिल हियर? Yes. सो अगर मेरी किंगफिशर की क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, BB से BBB हो गया है, बट आई एम स्टिल होल्डिंग अ बॉन्ड जो मेरे को रेफरेंस रेट प्लस 50 बिप्स देने वाला है. डू यू थिंक अब ये वाला बॉन्ड की वैल्यू बढ़ी होगी या कम हुई होगी? बड़ी होगी. Exactly. So that's the point. मतलब let me rephrase it once again. So you are holding a bond for Kingfisher. Kingfisher का एक बॉन्ड है जिसमें Kingfisher आपको रेफरेंस रेट प्लस 50 बेसिस पॉइंट देगा. आज Kingfisher नया कोई लोन अगर लेगा ना तो उसको 30 बेसिस पॉइंट देना पड़ेगा. सो टेक्निकली आप उससे एक्स्ट्रा पैसा कमा पा रहे हो, 20 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा कमा पा रहे हो, जबकि उसकी आज उतनी वो है नहीं, मतलब आज वो इतना रिस्की रहा नहीं है. स्टिल आप उससे ज्यादा पैसा कमा पा रहे हो. तो जब आप बॉन्ड अपना बेचने के लिए जाओगे तो आप ये प्रीमियम पे बेचोगे. और लेट्स डिस्कस अनदर सिनेरियो. अगर ये BBB से BB हो जाता, मतलब इंप्रूव नहीं डिप्रूवमेंट में चला जाता और ये नेगेटिव में चला जाता, तो इन दैट केस ये 50 की जगह 80 बिप्स हो जाता. Right. So तो आपको अपना spread Yes. is like a मतलब risk indicator कि Yes. risk ऊपर नीचे होता है तो वो भी adjust हो जाता है. नहीं, स्प्रेड भी जो रहता है ना, मतलब रेफरेंस रेट प्लस स्प्रेड. सो I've talked this earlier. रेफरेंस रेट कंसिडर दिस एज मार्केट मूवमेंट. अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मेरा रेफरेंस रेट भी बढ़ जाएगा. मतलब रेफरेंस रेट को समझ लो, लाइबॉर समझना अभी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. रेफरेंस रेट को समझ लो निफ्टी का रिटर्न. अगर निफ्टी ने 1% कमा के दिया तो मेरा ये वाला बॉन्ड होल्डर भी 1% लेगा. तो this is more of market dependent. This spread is very specific to issuer. मतलब ये किंगफिशर
किंगफिशर की क्रेडिट क्वालिटी के हिसाब से मैंने स्प्रेड डिसाइड करा हुआ कि सर आप ना 50 बिप्स के हिसाब से पैसा दोगे। मतलब अगर मार्केट में कोई बंदा 6%, अगर मार्केट में कोई बंदा 6% के हिसाब से लोन उठा पा रहा है तो सर आप मार्केट से ज्यादा रिस्की हो, आप 6.5% दोगे। नाउ दिस इज फिक्स्ड स्प्रेड, मैंने डन कर दिया कि सर स्प्रेड आप 50 बिप्स देने वाले हो। 2 महीने बाद ही इनकी रेटिंग इंप्रूव हो गई और ये मतलब किंगफिशर की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गई। तो अब अगर किंगफिशर नया लोन लेने जा रहा है ना तो नया लोन वो ले रहा है 30 बेसिस पॉइंट स्प्रेड पे, मतलब 30 बेसिस स्प्रेड पे। सो यू आर होल्डिंग अ बॉन्ड which is more valuable than market. So in that case you will sell your bond, you will send this bond जो reference plus 50 bips दे रहा है at a premium. Sir, if the credit rating improves, तो interest rate कम हो जाएगा। मतलब you're talking about reference interest rate या पूरा total? सर जो ये जैसे ये स्प्रेड 50 से 30 आ गया तो जो इंटरेस्ट रेट था वो 6.5 से 6 हो जाएगा। ओके अगर स्प्रेड, ओके 2 पॉइंट्स, स्प्रेड इज नॉट चेंजिंग। जब आपने इनिशियल लोन लिया ना, जब आपने इनिशियल किंगफिशर को लोन दिया, व्हेन यू हैव लेंट मनी टू किंगफिशर, तो आपने ये फिक्स करा हुआ है रेफरेंस प्लस 50 बिप्स, सो दिस 50 बिप्स शुड नॉट चेंज और दिस 50 बिप्स इज नॉट चेंजिंग। मतलब किंगफिशर को 6.5%, किंगफिशर की वर्थ भी 6.5% थी, किंगफिशर दे भी 6.5% रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सिनेरियो जहां पे 3 महीने के बाद किंगफिशर की वर्थ इंप्रूव हो गई है, मतलब 6.5 की जगह किंगफिशर इज नाउ, मतलब वर्थ की बात कर रहा हूँ, मतलब 6.3% पे करेगा तो भी उसका काम चलेगा, बट ही इज बाउंड टू पे यू 6.5%. Okay, so it doesn't change. Yes, so there are two cases. If So it's premium. जनरली आपके ये स्प्रेड चेंज नहीं होता, जनरली आपका स्प्रेड चेंज नहीं होता, स्प्रेड चेंज होने वाले अलग केस है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में वेरिएबल रेट नोट, यस, हमने ये बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक्स में मैंने ये भी कराया था कि अगर आपका स्प्रेड भी चेंज होने लग जाए ना, अगर मैं स्प्रेड पे भी कंडीशन डाल दूं कि सर अगर रेटिंग चेंज हुई तो मैं स्प्रेड भी अपना बदल के दूंगा आपको, देन दोज आर VRN, सो वेरिएबल रेट नोट्स। उन केसेस में आपका स्प्रेड भी चेंज होगा, मतलब इफ किंगफिशर इज eligible to pay 6.3, he will pay 6.3. Okay. So this can be your one question. Now treat this as one question. Okay, under what circumstance does a floating rate can also trade on premium or discount? फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स लाने का जो मेन आइडिया था वो यही था कि सर फिक्स्ड बॉन्ड्स तो प्रीमियम और डिस्काउंट पे ट्रेड कर सकते हैं, बट फ्लोटिंग तो नहीं करने चाहिए ना, क्योंकि फ्लोटिंग तो मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं, मार्केट ऊपर, मार्केट का इंटरेस्ट ऊपर तो मेरा इंटरेस्ट रेट ऊपर, मार्केट का इंटरेस्ट रेट गिरा तो मेरा इंटरेस्ट रेट गिरा। यस, मतलब आपका फ्लोटिंग रेट नोट हमेशा पार पे ट्रेड करेगा एट एवरी रीसेट। दिस वाज वन क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग पर, एट एवरी रीसेट। नाउ व्हाट इज रीसेट डेट? अगर 3 साल का मेरा बॉन्ड है, आई होप एवरीबडी इज विद मी टिल हियर। Yes. अगर 3 साल का एक सेमी एनुअल पे बॉन्ड है, मतलब 3, 4, 5 एंड 6, सो 3 साल का सेमी एनुअल पे बॉन्ड है। बेसिकली मुझे यहां पर जो इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है, सो लेट्स कीप इट 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी 2018, this is 1 जुलाई 2018 एंड सो ऑन। ठीक है, तो और मैं यहाँ पे रेफरेंस रेट देता हूँ लाइबोर। लाइबोर आपका था 1 जैन
2017 का 2.5%, 1 जुलाई 2017 का 2.6, 1 जैन 2018 का 2.7 और 1 जुलाई 2018 का 2.8। मतलब आर्बिट्री फिगर्स है, बस समझने के लिए। इस पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट है फ्लोटिंग रेट पे वो कितना होगा? सपोज लाइबोर प्लस 20 बिप्स। 2.8 मतलब 1 जुलाई 2017 का 2 लाइबोर रेट चलेगा। Okay, so 2.8 is one answer that I've got. 2.7 प्लीज सर, 1 जनवरी का लेंगे 2018 का। 2.7, okay. Any further? Okay, how many for 2.8? Yes, 2.8. I also go for 2.8. Okay, how many for 2.7? Let me rephrase my question then. How many for 2.7 then? Okay, so the answer is 2.8. So why 2.8? Basically जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे ना, क्या आप मार्केट रेट से ज्यादा रेट देना पसंद करोगे या मार्केट रेट से कम रेट कोई देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा भाई जो मार्केट में रेट चल रहा है ना, मैं उसी हिसाब से आपको पे करूंगा। अब 1 जनवरी को आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, 1 जनवरी के हिसाब से आप बोलोगे बॉस आज मतलब ये रेट आपको उस टाइम पे नहीं पता, आपको पता बाद में चलेगा कि इस टाइम के लिए क्या रेट चला। तो 1 जुलाई का जो रेट था आप वो यूज करोगे। एक का लैग रहेगा हमेशा, तो जो यहां पर रेट था यू विल यूज दैट रेट हियर। तो बेसिकली जो 1 जनवरी 2018 को जो रेट अनाउंस होगा वो आपका यहां पर वैलिड हो जाएगा, मतलब यहां से यहां का। These questions can be tested, these stuff can be tested कि सर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है वो तो पार पे ही, और हर डेट जो है ना, मतलब देखो 2 से 3 में आपका बॉन्ड ऊपर नीचे जितना मर्जी जाए, प्राइस में ऊपर नीचे जितना मर्जी हो, 3 पर वो पार पे आ जाएगा, क्योंकि 3 पर आपका कूपन रेट और आपका मार्केट रेट बराबर हो जाएगा। हाँ, इन बिटवीन सो अभी क्या मैंने बोला ना, मैंने 1 जैन 1 जुलाई और सब ये वाली डेट्स दी। मतलब व्हाट इफ आपका आप यहाँ पे आप एंटर करें, मतलब 1 जुलाई को आप एंटर करें कॉन्ट्रैक्ट में और 31 जुलाई को लाइबोर हो गया 5%, 31 जुलाई को लाइबोर हो गया 5%, मतलब आप बोलोगे कि बॉस मेरा लोन 3% पे चल रहा है या 2.5% पे चल रहा है या 2.25% पे चल रहा है, मार्केट में 5% हो गया, तो मेरा बॉन्ड डिस्काउंट पे ट्रेड होने लग जाएगा। कब तक? जब तक अगली डेट नहीं आती रीसेट की। जैसी अगली डेट आने का मतलब आपने रीसेट का बटन दबा दिया। रीसेट का बटन दबा दिया मतलब कि जो मार्केट में रेट होगा ना सर अब तो वही एप्लीकेबल है। तो अगर मार्केट में अभी भी 5% चल रहा होगा तो सर मेरे को भी तो 5% ही मिलना है अब। सो योर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स will always come at par on your reset dates. रीसेट डेट का मतलब जो नाम बता ही रहा है कि रीसेट हो रहा है, आपका बॉन्ड रीसेट हो रहा है, 0 पे आ रहा है। तो सर मतलब सर रीसेट डेट पे कूपन रेट इज इक्वल टू आई बाय वाई। हाँ, मतलब रीसेट डेट पे आपका कूपन रेट और मार्केट रेट बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि आपको फ्लोटिंग रेट पे कूपन ही उतना मिलना है ना जिस जो मार्केट बोलेगी। अगर मार्केट का रेट बढ़ा हुआ है तो मैं भी मार्केट को बोलूंगा कि भाई आप ज्यादा रेट, हायर रेट आई विल आल्सो चार्ज। सो द डिफरेंस बिटवीन कूपन रेट और मार्केट रेट वो खत्म हो जाएगा। तो मेन ड्राइवर ही तो ये है, अगर कूपन रेट मार्केट रेट बराबर हो गए तो मेरा बॉन्ड प्रीमियम या उस पर डिस्काउंट पे ट्रेड नहीं होना चाहिए। बट कब ट्रेड होगा? द पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड जस्ट प्रीवियस टू दिस, जस्ट प्रायर टू दिस, अगर
मेरा रेफरेंस रेट तो मतलब मैंने सॉर्ट कर लिया। अगर मेरा स्प्रेड कि सर मैंने लोन दिया हुआ था जब आपका स्प्रेड 50 बिप्स था, अब आपका स्प्रेड 30 बिप्स हो रहा है, नाउ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कैन ट्रेड ऑन प्रीमियम। कंफ्यूज्ड? इफ यस अभी पूछ लो। सर मतलब कूपन रेट एडजस्ट होता है मार्केट रेट के हिसाब से रीसेट हाँ, डेट। रीसेट डेट पे, यस। सर ये डेट कितनी फ्रीक्वेंट आती है? डिपेंडिंग अपॉन मतलब बॉन्ड आपको कूपन कब कब मिलना है। अगर आपको सेमी एनुअल कूपन मिलना है तो सेमी एनुअल रीसेट आएगा। तो आफ्टर मतलब वी गेट द प्रीवियस कूपन उसके बाद हम रीसेट कर सकते हैं? मतलब रीसेट करना ऐसा ऑप्शन नहीं है, रीसेट हो ही जाएगा ना। क्योंकि बेसिकली अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है और आपने बोला कि बॉस जो मार्केट में रेट चल रहा होगा मैं उस हिसाब से चार्ज करूंगा, मार्केट में रेट चल रहा है मैं उस हिसाब से चार्ज करूंगा, तो सर आप मार्केट का रेट देखोगे कब? हर रोज देखोगे, हर रोज चेंज करने वाले हो मतलब। तो आप ये बोलते हो कि नहीं नहीं सेमी एनुअल बेस पे आप कूपन दे रहे हो ना मुझे, तो ये वाला मतलब लेट्स लेट्स ट्रीट इट लाइक रेंट। अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, क्या मैं हर 2 दिन बाद मार्केट का रेट पूछूंगा कि बॉस कितना कितना रेंट चल रहा है एक फ्लैट का, यार मैं उतना रेंट अपने टेनेंट से चार्ज करूंगा? नहीं। मतलब आप बोलते हो कि बॉस ठीक है एक काम कर, अगले साल से या 6 महीने बाद या बेसिकली जब भी तू रेंट दे देगा, इस बार का रेंट दे, अगली बार से तेरा रेंट बढ़ा दूंगा क्योंकि मार्केट में रेंट बढ़ गया। या इस बार रेंट दे तो your frequency of this reset frequency is your coupon paying frequency. So if your coupon is being paid semi annual, तो मैं semi annual उन्हीं डेट्स को मैं रीसेट डेट बोल रहा हूँ कि उन डेट पर ऑटोमेटिकली your bond will get equal to will your coupon rate of your bond will get equal to market rate, क्योंकि वो डिजाइन ही इस तरह से हुआ है। मार्केट रेट प्लस स्प्रेड, वो डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि जो भी मार्केट में रेट चल रहा होगा वो उसमें आ जाएगा। सपोज 2% से चालू हुआ था, आज 5% हो गया, तो बॉस मुझे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मैं तो पहले भी 2% के हिसाब से आपसे चार्ज कर रहा था, आज मार्केट में 5% हो गया, मैं आज भी 5% के हिसाब से आपसे चार्ज कर रहा हूँ। सो योर माई बॉन्ड विल रीसेट ऑन एवरी कूपन पेइंग डेट। क्वेश्चंस? सर यही स्पॉट रेट्स भी हैं मतलब जो 6-6 महीने में बाद बदल रहे हैं? नहीं, ये स्पॉट रेट नहीं है। स्पॉट रेट तो है कि ओके, स्पॉट रेट है टाइम जीरो से शुरू होके, आपके हर रेट टाइम जीरो से थोड़े शुरू हो रहे हैं। वो तो जैसे अगर ये है तो आपका यहाँ का अलग रेट रहा, यहाँ का अलग रेट रहा, इस टेन्योर का अलग रेट रहा, इस टेन्योर का अलग रेट रहा, तो दीज आर नॉट योर स्पॉट रेट। स्पॉट रेट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। स्पॉट रेट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मतलब स्पॉट रेट आपके फिक्स रेट में आएगा या आपके फ्लोटिंग रेट में नहीं आएगा। Okay, if no question, let me um, throw you some questions. Open rate. Now, one is a 3-year. Did we talk about matrix pricing? I think we didn't. No, sir.
104.75. Yes. So I want to value this AAA rated bond और मुझे इसका बस ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये 4 ईयर मतलब इसका जो मेच्योरिटी है वो 4 साल की मेच्योरिटी है। फेस वैल्यू मैं बता देता हूँ इसकी 100 है या पार वैल्यू 100 है इसकी, 4.5% का कूपन दे रहा है। आई वॉन्ट टू गेट प्राइस फॉर दिस बॉन्ड, मतलब मेरे को इस बॉन्ड को प्राइस करना है। अब मैं मार्केट में देख रहा हूं कि यार इसी टाइप का, सपोज ये आपका मारुति का बॉन्ड है, सपोज ये आपका मारुति का बॉन्ड है। अब मैं देख रहा हूं कि यार मारुति का बॉन्ड है, इसी टाइप की सेम कंपनी, मतलब इसी टाइप, बेसिकली इसी टाइप की सेम बॉन्ड क्या मार्केट में मतलब मिल रहे हैं आसानी से या मिल पा रहे हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक टाटा मोटर्स का एक बॉन्ड पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे लेट्स से फोर्ड का बॉन्ड है जो मार्केट में अवेलेबल है। मतलब दोनों में सब मैंने एक ही उसके लिए है इंडस्ट्री के। ये भी AAA रेटेड है, ये भी AAA रेटेड है। क्या मैं इन दोनों बॉन्ड को यूज करके इस बॉन्ड का प्राइस निकाल सकता हूं? क्या करना है, सही भी है या नहीं है? सर एक अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी आई गेस, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी। It is a competition between the same sector, so maybe considering, no, I really don't feel that would be right. Okay, so the reason that I've took same industries, मतलब एक ही इंडस्ट्री रखी, उसका आइडिया बस ये था कि हर इंडस्ट्री की ना एक पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है कॉस्ट का। जैसे इफ यू लुक एट certain industries, certain manufacturing industries, तो they have a higher fixed cost and a smaller variable cost. तो इंडस्ट्री मैंने intentionally वो रखा है कि सेम रखी ताकि वो easy comparable हो जाए, no sort of competition, क्योंकि this is about bond कि भाई इसका बॉन्ड कितने का बिक रहा है, इसका बॉन्ड कितने का बिक रहा है, सिमिलर टाइप का बॉन्ड है। तो अगर मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इस बॉन्ड को, मारुति के बॉन्ड को प्राइस करना है। क्यों करना है? क्योंकि सर दिस इज वेरी इलिक्विड बॉन्ड। अब मुझे इसको प्राइस करना है तो कैन आई यूज ये वाले बॉन्ड का डेटा और ये वाले बॉन्ड का डेटा टू रफली एस्टिमेट ये वाला बॉन्ड का प्राइस कितना होना चाहिए, नॉट एक्यूरेटली बट रफली, एक आइडिया डायरेक्शनल तो मिल जाए। कैन समवन ट्राई कि कैसे कैलकुलेट हो सकता है? तो दोनों के प्राइसेस का एवरेज निकाल के जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द प्राइस ऑफ मारुति। सर दोनों के प्राइसेस का एवरेज कैसे निकाला है? मतलब एक आपको 4.5% कूपन दे रहा है, एक आपको 5.5% कूपन दे रहा है, तो एक में 4.5 डिस्काउंट हुआ हुआ है, एक में 5.5 डिस्काउंट हुआ हुआ है। मतलब गुड ऑप्शन, बट कैन समथिंग बेटर ऑप्शन आल्सो इज अवेलेबल? ओके, एक मारुति का बॉन्ड को प्राइस करने के लिए मुझे चीजें क्या क्या चाहिए? कूपन रेट, आई बाय वाई, मुझे चाहिए, मैं अपने कैलकुलेटर के हिसाब से चलता हूँ, मुझे चाहिए n मेरे पास है 4। मुझे चाहिए आई बाय वाई, ये मेरे पास नहीं है। मुझे चाहिए पीवी, ये मेरे पास नहीं है। ये तो निकालना PR है, कूपन रेट है ना। पीएमटी चाहिए, पीएमटी है मेरे पास, कितना है? 4.5। 4.5। मुझे एफवी चाहिए, ये भी मेरे पास है। तो प्रेजेंट वैल्यू तो मेरे को निकालने का ही है, तो मतलब सिर्फ एक आई बाय वाई मिसिंग है ना मेरे पास। और सर आई बाय वाई इंडस्ट्री के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम होता है ना तीनों का? यस यस, तो आई बाय वाई इंडस्ट्री क्या कोट कर रही है, मैं इस बॉन्ड का आई बाय वाई निकाल के देख लेता हूँ, इंडस्ट्री क्या कोट कर रही है। इस बॉन्ड का आई बाय वाई निकाल के देख लेता हूँ, इंडस्ट्री क्या कोट कर रही है, और फिर देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास आंसर।
So can someone calculate I by Y for this? So I have N is equals to 5. I by Y निकालना है मुझे. PV मेरे पास में है. PV मतलब माइनस में पुट करना, नहीं तो एरर आएगा. Then I've got PMT भी है मेरे पास 4.5. FV भी है मेरे पास 100. Can I calculate I by Y? $3.44. Okay, I'm getting 3.449 है, तो let's keep it 3.45. इसका निकाल लेते हैं. So I have N is equals to 3. I have PMT is equals to 5.5. PV is equals to minus रखना सर, नहीं तो गलती आएगी. 107.5 और I by Y निकाल लेते हैं. I am getting 2.855. Now, is everybody with me till here? मतलब ये important concept है जो हम ऐसे हल्के में कर रहे हैं. But अगर इसका idea clear हो गया ना, तो फिर question कैसा भी हो जाएगा. और बुक में इसको बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझाया जाएगा कि सर इसमें ऐसे करना है, बैक कैलकुलेट दिस, डू दैट. सिंपल लॉजिक बेस्ड. आई बाय वाई मैंने निकाला दोनों बॉन्ड्स का. अब एवरेज मतलब 3 साल के बॉन्ड के लिए मार्केट इज कोटिंग दिस रेट, 5 साल के बॉन्ड के लिए मार्केट इज कोटिंग दिस रेट. तो मेरा तो 4 साल का बॉन्ड है. सिंपल एवरेज, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं. I am getting 3.15. 3.1, yeah. सर अगर टाइम ड्यूरेशन मतलब एकदम अलग अलग होती, लाइक 2 years and 7 years. हाँ आता हूँ भी उस पे. मतलब पहले एक इजी पार्ट कर लेते हैं, पहले लॉजिक इम्प्लांट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं. तो अब आपके पास आई बाय वाई आ गया. यूज आई बाय वाई एज 3.15 पीवी कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, और किसी का आंसर? तो 105. Okay, I think I've got multiple answers. तो मतलब मेरा आंसर 100 मेरे पास जो आंसर है 104.98 है, तो I'm assuming वो राउंडिंग ऑफ का वैसे होगा, बट 105 एग्जैक्ट 105 आ रहा है. 0.00135. Okay, then it's fine. So this way of calculating, मतलब अपने बॉन्ड को प्राइस करने के लिए मैंने मार्केट में जो अवेलेबल बॉन्ड्स थे उनको लिया. कंडीशन क्या रखी है कि वो सिमिलर इंडस्ट्री के मैंने यहाँ पे रखे. इफ नॉट सिमिलर, मतलब इफ नॉट सेम देन सिमिलर, देन मतलब सेम रेटिंग के मैंने रखे. सेम नहीं तो सिमिलर रेटिंग हो जाए. मतलब द आइडिया इज कि मैं काफी सारी चीजें मैच करना चाहता हूं, और ये जो मेरा प्राइस निकलेगा ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं होगा, ये एक अप्रोक्सीमेट प्राइस होगा. मतलब अगर मेरा प्राइस आए 105 और अगर कोई मेरे को बोले सर 110 का ये बॉन्ड बिक रहा है, तो मैं बोलूंगा नहीं यार 105 मेरा आया था, तो रफली मैं बोल सकता हूँ कुछ 103, 104, 107 तक का मैं बफर लेकर के चल सकता हूँ. 110 sounds more expensive to me, so I won't really invest in that. But अगर 105 मैंने कैलकुलेट करा है और बॉन्ड 90 का बिक रहा है मार्केट में,
I'll say, oh, this is a good investment. मेरे ख्याल से इसका प्राइसिंग 105 होना चाहिए with all logics. और मार्केट में 90 चल रहा है. Okay, let's invest. That's how your sorry. That's how your different IPOs are also treated. के मतलब जो भी एनालिस्ट बोलते हैं ना कि IPO अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मतलब how do they say कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा. They look at companies financial. They say कि नहीं यार, अब जैसे कल को स्विगी अगर लिस्ट होगा तो मैं जोमेटो की लिस्टिंग देखूंगा कि यार जोमेटो और स्विगी का सेम टाइप का बिजनेस है लगभग, मतलब सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, सिमिलर टाइप का बिजनेस लग रहा है. तो जितनी जोमेटो की वैल्यूएशन है उसी का प्रो राटा को स्विगी की वैल्यूएशन होनी चाहिए. एंड अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं ये इसका प्राइस 110 होना चाहिए और ये मार्केट में बिक रहा है लेट्स से 50 रुपए का, I'll say हाँ it's a good buy. तो many analysts while doing valuation for Zomato they said कि नहीं इसका जो प्राइस होना चाहिए ना वो 50s या 60s में होना चाहिए, not 70s में for sure. तो many analysts did not buy और बहुत सारे मतलब I know a lot of people जिन्होंने लिस्टिंग इन करके छोड़ दिया एंड नाउ दे आर काउंटिंग अगेन कि जैसे ही 70 के अराउंड अगर जोमेटो आएगा ना देन विल बाय अगेन, क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू इतनी है. How are they valuing? So they are taking up different, they are using different companies, they are using different, so this is a relative measure. मतलब मैंने टाटा का बॉन्ड देखा, मैंने फोर्ड का बॉन्ड देखा और उसको एवरेज आउट करके मैंने बोला मारुति का भी कुछ इतना ही होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट मेजर. सो दिस इस प्राइसिंग को हम लोग बोल देते हैं मैट्रिक्स प्राइसिंग. नाउ द क्वेश्चन वाज कि सर अभी तो आपने एग्जांपल लिया कि एक 3 साल का बॉन्ड था, एक 5 साल का बॉन्ड था और हमें 4 की वैल्यू निकालने को आ गई. यस क्योंकि माय इंटेंशन की बहुत इजी अगर रखूं, अगर ये ऐसा होता कि ये 2 साल का बॉन्ड और ये 5 साल का बॉन्ड और फिर मुझे 4 साल के बॉन्ड की वैल्यू निकालनी होती, इन दैट केस मतलब नाउ योर सिंपल मैथ्स कम्स इनटू पिक्चर. आप लीनियर इंटरपोलेट कर सकते हो इसको, दैट्स ए. और आप बोल सकते हो कि यार मैं वेटेड एवरेज निकाल लेता हूं ना, मतलब इनका अगर मैं एवरेज लेता हूं सिंपल तो वो आएगा 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2 3.5. मुझे 5 ईयर वाले बॉन्ड को थोड़ा ज्यादा वेट देना है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग 50% वेट हियर लेट मी गिव 60% वेट और समथिंग लाइक दैट. मतलब मैं अगर तीन आपके पास ऑप्शंस आते हैं ना, एक ऑप्शन होगा जो सिंपल एवरेज का होगा, एक ऑप्शन होगा जो सिंपल एवरेज से कम होगा, एक ऑप्शन होगा जो सिंपल एवरेज से ज्यादा होगा. तो अब आपको ये पता है यार 3.5 के हिसाब से मुझे रेट 4 साल का मतलब इससे 5 ईयर की तरफ जाना चाहिए, तो मेरे को सिंपल एवरेज ज्यादा वाला आंसर ले लेना चाहिए. सो दैट्स द मेन आइडिया. आप लीनियर इंटरपोलेट करो, मतलब आप बोलो कि हाँ मतलब 3 माइनस योर, अगर मैं एग्जांपल मतलब लेट मी कोट एग्जांपल. So okay, let me share a couple of example. I have that in my slide, but maybe after this topic. But the intent is clear, logic is clear. Yes, sir. Yeah. कि मैं दूसरे बॉन्ड्स या दूसरे शेयर्स या दूसरी चीजें देख रहा हूँ अपने उसको वैल्यू करने के लिए. सो इट इज मोर लाइक यू आर रिलाइंग ऑन मार्केट, यू आर एज्यूमिंग कि मार्केट में ये जो प्राइस हो रहे हैं नहीं तो सही प्राइस हो रहे होंगे. यू आर एज्यूमिंग दिस थिंग. But can I ask a question? Yes, yes. Go ahead. It's like if you are considering the same sector, then obviously if there is an increase in one company, then there must be a decrease in another company, so that there is an increase. There is an inverse relationship between two companies sale, or obviously if you are considering No, Tata agreed. Motors and I Maruti. get your point कि मार्केट शेयर अगर एक का बढ़ रहा है दूसरे का तो कम ही होगा ना. Correct. So why are we considering this is as a going upward trend setting? So yes, so it is like मतलब I've taken triple A bonds तीनों के लिए. Yes, मतलब you're absolutely right. That's why different analysts do come up with different valuation approaches. कि नहीं सर मेरे हिसाब से तो
मेरे को सेम इंडस्ट्री नहीं लेनी चाहिए, मेरे को अलग इंडस्ट्री लेनी चाहिए, वैलिड पॉइंट। माय इंटेंशन वाज कि मुझे सेम टाइप का बॉन्ड लेना, इसलिए आई यूज सेम इंडस्ट्री। यस, मतलब आप अलग अलग इंडस्ट्री के ले सकते हो, बट मेरे ख्याल से दिस माय पर्सनल व्यू, मतलब सीएफए इंडस्ट्री या सेक्टर के बारे में ऐसे कोई बात नहीं होती, सीएफए सिर्फ रेटिंग बोलता है, बट मतलब दिस वाज माय वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। तो मेरे हिसाब से सेम इंडस्ट्री लेने का जो मेरा लॉजिक था वो ये लॉजिक था कि अगर तीनों बॉन्ड ट्रिपल ए रेटेड हैं तो हम माना कि इंडस्ट्री वाइड, मतलब इंडस्ट्री वाइड हो सकता है एक का मार्केट शेयर बढ़े एक का मार्केट शेयर कम हुए, बट मेजर इम्पैक्ट तो इंडस्ट्री पे आता ना, मतलब अगर इफ योर कंसीडरिंग द मोटा मोटी इम्पैक्ट। यस मतलब सो इफ योर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज, तो फर्स्ट थिंग जो आप बोलोगे कि यार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी है। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी है तो अब उसके अंदर फिर निटी-ग्रिटी में बात, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री लेवल फ्रॉम दैट पॉइंट। अंडरस्टूड। So that's why I use same industry. Yes, It while means that we are valuing. not expecting exact answers. Here Yes, we are yes, yes. expecting whether Approximation. yeah, approximate answers. Approximation. Okay, Yes. understood. So that's why that is the hardcore reason. That is the beauty of valuation. That when you are valuing equity, when you are valuing bond, two analysts working in same company having same background might get different answer, क्योंकि आपकी assumption अलग अलग होगी. Understood. Now, so we have covered spot rate. I wanted to cover yield measure. Yes. Okay, I'm looking for that slide. Yes. So there are certain yield measures. So the idea is कि हम ये समझ सके कि कितने तरीके से मैं yield कैलकुलेट करता हूँ या कितने तरीके से मैं अपना रिटर्न कैलकुलेट करता हूँ. So the first is very easy, मतलब YTM वाला जो हम करके आए हैं कि अगर मेरे को एक बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी है तो बॉस मैं सीधा YTM यूज करूंगा या I by Y यूज करूंगा. I by Y मतलब कि एक रेट डिस्काउंट करने के लिए जितने मर्जी मेरे कैश फ्लोज है. दैट इज योर सिंपल स्ट्रीट. एंड बॉन्ड्स के केसेस में ना स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं वो चीजें ज्यादा पॉपुलर है जो इजी टू कैलकुलेट है रादर देन एक्यूरेट है बॉन्ड्स के केस में. मतलब विल डू समथिंग बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड इसके बाद में. तो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड इज लाइक ओके लेट्स डिस्कस बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, उससे एक आइडिया मिल जाएगा. सो अगर एक सेमी एनुअल बॉन्ड है उसका मैं YTM निकालता हूं, मैं बोलता हूँ 5% है. सेमी एनुअल के हिसाब से 5% कंपाउंड हो रहा है. तो एनुअल के केस में मतलब 0, 0.5 एंड 1. नाउ सी दिस के आपने यहाँ 100 रुपया डाला, यहाँ 105 हुआ. 5% दिस इज नॉट पर एनम, मतलब 5 रुपया हुआ. अब आपको 5% इसमें मिलेगा तो इट विल बी 110 और मोर देन 110. It will be more than 110. इट विल बी मोर देन 110, मतलब कि कंपाउंडिंग पिक्चर में आ जाएगी. जब भी बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड की बात होती है ना, अच्छा यूएस में ना लगभग सारे बॉन्ड सेमी एनुअल पे होते हैं. तो बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड मतलब क्या निकालते हैं कि वो ना सेमी एनुअल के हिसाब से यील्ड निकालेंगे. सपोज सेमी एनुअल के हिसाब से यील्ड निकाली 5%. तो अगर मेरे को इसको ईयरली में कन्वर्ट करना है तो मेरे को करना चाहिए 1.05 का स्क्वायर -1 एक साल का, मतलब पूरे टेन्योर का. तो ये आना चाहिए कुछ 10 से ऊपर कुछ आना चाहिए. लेट्स से 10.01 और 02. इजी टर्म में इसको बोल देंगे कि यार ईयरली के केस में ना अब इसको 5 into 2 कर लो, मतलब सेमी एनुअल into 2. तो बॉन्ड्स के केस में ना बहुत बार ऐसा होगा कि सेमी एनुअल को एनुअल करना है तो इंस्टेड ऑफ कंपाउंडिंग आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके बोलोगे हाँ मोटा मोटा इतना आना चाहिए. सो बॉन्ड्स के केस में देयर आर लॉट मेनी कन्वेंशंस. एक कन्वेंशन हमने उस दिन करा था अपनी पिछली क्लास में जिसमें मैंने बोलता कि 30/360 कन्वेंशन है.
Now yeah what is this 30/360 कन्वेंशन? दिस मीन्स कि जो आपकी यील्ड कैलकुलेट होगी वो इस हिसाब से होगी कि एक साल में 360 दिन है और एक महीने में 30 दिन है, इस हिसाब से आपकी यील्ड कैलकुलेट होगी. आई नो दिस इज इनएक्यूरेट बट दिस इज इजी. मतलब अगर 6% का बॉन्ड है और मुझे इसका महीने का निकालना है, आई नो मतलब कि सर ये तो गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे को हर महीने की अलग अलग यील्ड आएगी डिपेंडिंग अपॉन डेज. बट मेनी बॉन्ड्स, मतलब यूएस यूरोप, मेनी बॉन्ड्स स्टिल यूज दिस 30/360 कन्वेंशन कि 360 दिन में आप इतना 6% कमा रहे हो, 30 दिन में आप इतना इतना कमाओगे. दिस इज रॉन्ग बट दिस इज एक्सेप्टेबल. But your government, they never accept these conventions कि भाई ये 30/360 क्या है, एग्जैक्ट बात करो कितने दिन है. सो योर गवर्नमेंट ऑलवेज, मतलब अपने आप अगर आप ट्रेजरी यील्ड्स भी देखो या मतलब ट्रेजरी बॉन्ड्स जो आते हैं वो टी बॉन्ड्स बेसिकली जो आते हैं ना, टी बिल्स, सॉरी टी बिल्स आते हैं, वो आते हैं 91 डेज, 182 डेज, मतलब ये इस हिसाब से आते हैं. योर गवर्नमेंट कंसिडर ईच एंड एवरी डे, मतलब अगर आपकी गवर्नमेंट आपसे बोरो करेगी ना पैसा, तो वो बकायदा दिन गिन के आपको निकाल के देगी कि सर जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज, मार्च में 31 डेज, आई विल पे यू इंटरेस्ट ऑन दीज मेनी डेज. मतलब अगर 3 महीने के लिए लेगी तो 31, 28, 31, इस हिसाब से आपको पैसा देगी. तो there are different type of yields that are available in market. First is your street convention. Simple I by Y use करा to value any bond. Simple I by Y, कोई मत्था पच्ची नहीं कि नहीं नहीं भाई मेरे को तो हर महीने की अलग अलग रेट लेना चाहिए, हर साल का अलग अलग रेट लेना चाहिए. नहीं नहीं नहीं, सिंपल स्ट्रीट कन्वेंशन I by Y. Then your true yield, मतलब जो ये है जो आपकी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है कि जो एक्चुअली यील्ड है, मतलब नाम से ही पता लग रहा है ना, दिस इज स्ट्रीट कन्वेंशन. So convention, what is convention? Convention is something which is generally acceptable by all. But is this true? No. I didn't say this is true. This is convention. मतलब यही होता आया है. As this is status quo. तो जो होता आया वही चलाओ. So that is your street convention. Then your true yield. True yield का मतलब कि नहीं boss, I am not following any convention. You tell me exact value, interest कितने दिन पे कैलकुलेट होगा, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, that is your true yield. So if you calculate yield based on exact numbers, that is your true yield. Then there is yield to call. So we have talked about callable bonds a little bit. We have said कि callable bond में क्या रहता है कि कभी भी आप, मतलब कॉलेबल बॉन्ड को समझने के लिए whenever I say callable bond, आपके दिमाग में whenever you hear callable bond दिमाग में आपका आना चाहिए प्री पेमेंट, कि बॉस कभी भी मेरे पास पैसा होगा I will pay you straight away. मतलब मैं कभी भी कॉल कर लूंगा कि सर ये पकड़ो पैसा, मेरा बॉन्ड मेरे को वापस करो, बात हो गई खत्म, अब आपसे कोई लेना देना नहीं है. तो कॉलेबल बॉन्ड पिक्चर में कब आता है? कॉलेबल बॉन्ड आता है पिक्चर में जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, गिरता है, बढ़ता है. तो जब भी मेरा इंटरेस्ट रेट गिरेगा, यहां पर जब भी मेरा इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो मेरा बॉन्ड प्राइस महंगा होता जाएगा. मतलब मैं प्री पे कब करूंगा? मेरा एक्सिस बैंक से लोन चल रहा है 10% का, मैं प्री पे कब करूंगा? अगर एसबीआई मुझे 5% पर लोन दे देगा, मैं बोलूंगा मिस्टर एसबीआई आप पैसा दो, एक्सिस बैंक पैसा पकड़ो, मैंने लोन वहां चालू कर दिया, आपका लोन आज ही आज खत्म. तो जब भी इंटरेस्ट रेट मेरा कम होगा, मतलब इस एरिया में मेरा कॉलेबल बॉन्ड का इंपैक्ट आने वाला. When will I prepay? When I am having a loan of 10% और मुझे कहीं और से सस्ता मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा अरे यार इसको फटाफट खत्म करो यार, मतलब ये 10% का लोन चल रहा है ना, इसको पहले खत्म करो, इसको प्री पे कर रहा हूं मैं, इंटेंशनली इसको खत्म कर रहा हूं, मैं कहीं और लोन चला लूंगा, वो चलेगा मुझे. सो whenever your interest rate falls,
आपका एक प्री पे और आपका जनरली कॉल प्राइस होता है बॉन्ड्स के केस में. आई डोंट नो इफ यू हैव डिस्कस दिस और नॉट. आपका एक कॉल प्राइस होता है कि आप सब बॉन्ड्स उस प्राइस पे बेच देते हो. मतलब आप बोलते हो कि नहीं नहीं इतना प्राइस ऊपर नहीं जाने देना, इस प्राइस पे बेच देते हैं. सो डिड वी टॉक अबाउट दिस नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी? आई थिंक वी डिड. Okay, okay. I assume not. If nobody really remembers. So okay, we'll discuss this callable bond once again. I'm sorry. I thought that we have already discussed it. So we'll discuss the callable bond once again. So your yield to call is basically प्रीपे करने का ना एक प्राइस रहता है कि सर आपको प्रीपे करना है ना, आप इस प्राइस पर सारे बॉन्ड अपने खत्म कर दो. सो yield to call मतलब उस प्राइस, वो कॉल प्राइस के हिसाब से yield कैलकुलेट होगी. I know अभी इतना शायद समझ नहीं आया होगा, but we'll discuss call price in our next class and then we'll get back to this. Okay, let's discuss about forward rate. नाम से कुछ समझ आ रहा है? Forward rate क्या होगा? In future we will be rate. buying some rate in. सर Okay, yes. सर बुक में सर करंट यील्ड भी है एंड यील्ड टू वर्स्ट एंड ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड. Yes, yes. मतलब मैंने वो कॉल प्राइस के चक्कर में छुड़ाया, but we'll do option adjusted तो हम अभी करने वाले हैं. Okay, now एक साल का स्पॉट रेट मार्केट में चल रहा है 6%. 2 साल का मार्केट में स्पॉट रेट चल रहा है 6.5%. मतलब अगर मैं 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता हूं मुझे 6% मिलना है, और मैं 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता हूं मुझे 6.5% यहाँ पे मिलना है और 6.5% यहाँ पे मिलना है. कैन आई इम्प्लाई दिस कि मैं ये रेट डॉटेड में कैलकुलेट कर सकता हूं? मतलब अगर मैं 100 रुपए यहाँ इन्वेस्ट करता हूं तो ये 6.5 मतलब मोटा मोटा 13 बनना चाहिए. मतलब आई नो 13 से थोड़ा ज्यादा बनेगा, कंपाउंडिंग आएगी बीच में, बट मोटा मोटा 13 बनना चाहिए. बीइंग वेरी कैंडिड, बीइंग वेरी क्रूड, 13 बनना चाहिए. यहाँ मैं 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा 6 रुपया ही आ रहा है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर इम्प्लाइड है, ये इम्प्लाइड है कि 1 साल के बाद मेरा स्पॉट रेट लगभग 7 हो जाएगा? No. सर हाउ? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आज अगर मैं 2 साल के लिए पैसा मार्केट में डालता हूं ना तो मेरे को 6.5% मिलता है. मतलब कि 100 रुपया में अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा तो बेसिकली मेरे को 13 पॉइंट समथिंग, मैं 13 ही गिना इसको अप्रोक्सीमेट, मतलब 6.5 प्लस 6.5 13 बन गया, ये इक्वल टू 13. आज मैं 0 to 1 में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 6 रुपया मैं कमा पा रहा हूं. अगर कुछ भी चेंज नहीं होता, मतलब तो मैं ये बोल सकूं मार्केट इंप्लाई कर रही है कि 1 साल बाद स्पॉट रेट थोड़े से बढ़ जाएंगे. नहीं. ओके, सो व्हेन यू आर सेइंग दिस, you're saying कि सर मतलब अगर मैं ये ड्रॉ करता 2 साल का 6.5, 3 साल का 6.8, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्पॉट रेट इंक्रीजिंग है. मतलब 1 साल का स्पॉट रेट, 2 साल का स्पॉट रेट, अगर 3 साल का स्पॉट रेट 6.8 होता तो मैं बोलता कि भी स्पॉट रेट इंक्रीजिंग है. हर साल मेरा स्पॉट रेट बढ़ रहा है. ये मेरी assumption आ गई बीच में, मतलब assumption में नहीं, implication आ गई. Okay, let's do it again. So if I go to bank, मैं बोलता हूँ कि सर 0 to 1 में मुझे 6% मिल रहा है 1 साल के लिए. 0 to 2 में मुझे 6.5% मिल रहा है.
0 to 3 में I am getting 7%. तो पहले साल के एंड में 6 रुपया, 2 साल के एंड में 13 रुपए, 3 साल के एंड में 21. दिस इज बहुत मतलब अप्रोक्सीमेट वाला तरीका, अभी मैं एक्चुअल तरीके पे आऊंगा. तो एक साल में मैं 6 रुपया कमा रहा हूं. अगर मार्केट चेंज नहीं होती है, कुछ भी मार्केट में चेंज नहीं हो रहा, तो इजंट इट कि मार्केट इज इंप्लाइंग कि नेक्स्ट ईयर 13 कमाने के लिए मुझे 7 रुपया तो इंटरेस्ट मिल ही जाएगा, मतलब 7% का तो स्पॉट रेट आ जाएगा. दिस इज व्हाट आई एम इंप्लाइंग फ्रॉम मार्केट. दिस may not happen. I am not talking about ये होगा या नहीं होगा, ये तो मैं मार्केट से भी इंप्लीकेशन ड्रॉ कर रहा हूं कि अगर 3 साल के लिए मार्केट में अगर पैसा डाल रहा हूं तो मुझे 21 रुपए मिल रहा है, तो 2 साल के लिए अगर मैं डालता तो शायद मेरी अजम्पशन है कि सर यहाँ पे ना 8% का इम्प्लाइड रेट आ रहा है, स्पॉट रेट, without change in the market, no? without change in the market. So my best assumption is that nothing will change. That's always the case ना, कि मेरी बेस्ट assumption है कि कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा. तो जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा. तो your market will make sure that whether you invest, okay, let's this one statement, I think this should be able to suffice. So whether you invest for 2 years or whether you invest for 1 year and then again reinvest for 1 year, आपका आंसर सेम आना चाहिए कि मैं आज 1 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, कल 1 साल के लिए दोबारा इन्वेस्ट करूं, या आज ही 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, मेरा आंसर सेम आना चाहिए. वो कब सेम आएगा? अगर कुछ भी चेंज नहीं होता मार्केट में. आज भी 1 साल के लिए मेरे को इतना रेट मिल रहा है, कल मेरा 1 साल के लिए रेट फिर बढ़ जाएगा. सो आई एम इम्प्लाइंग कि आज मार्केट ये इम्प्लाई कर रही है कि भाई अगले साल, मतलब 1 साल के बाद जो स्पॉट रेट होगा, 1 साल के बाद जो स्पॉट रेट होगा, इट विल बी 7%. Implied word is very important. Yeah, possible. Okay. So from second to third year, then it will be again 8%, right? Yes. For the first scenario. Yes. Implied rate is going to be 8% then. Yes. So we are calculating future spot rates. Yes, exactly. So no, okay. We are not calculating, we are calculating expected future spot rates. Yes, sir. Okay, I see very less students getting involved in this topic. Questions, feel free to ask. This is a very interesting thing. मतलब spot rate, forward rate बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब एक दो बार इसमें क्वेश्चंस करेंगे ना, तो you'll understand it even better. Forward rate is related to any currency rate as well, or that is something completely different topic altogether? So forward rate, okay, I know where it is coming from. So forward rate is like your कि मतलब फ्यूचर का मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है. Now it can be your forward interest rate or forward currency rate. We'll dig into that. Maybe in economics we have that foreign exchange. Is economics done for you guys? No, not yet. No. Yes. No. So we'll yes. For me, it is not done actually. We'll study that in economics. Forward rate and spot rate. So you'll see the spot rate, forward rate, future rate there as well. So okay, any questions on these? In actual scenario, it doesn't happen like that, right? Yes, it doesn't really happen, but this is just a way of. So I'll come to the implication कि इसका हम अगर ये ऐसा होता ही नहीं तो सर ये करने का फायदा क्या हुआ? We'll come to that, but मैं भी बस okay, concept के हिसाब से एक बार दोबारा देखते हैं. How Now, this future rate, how this future rate is implied in realistic situation, or how it happens? I would Yes, like to know if you are. we'll discuss this.
So now I told you कि ये है 5%, ये है 6%, ये है 7%. So the implied rate for this time will be क्या होगा इसका implied rate? 7. So if it's like a 6 रुपया यहाँ कमाऊंगा, 6 रुपया यहाँ कमाऊंगा, लगभग 12 रुपए कमाया, Yeah. और यहाँ तो मैं 7 आएगा 5 कमा चुका हूं, तो 7 मतलब 7 के आसपास, 7 नहीं मतलब एग्जैक्टली 7 नहीं, क्योंकि कंपाउंडिंग भी तो आएगी ना, Yes. Yes. कंपाउंडिंग भी आएगी, तो दिस इज नियर अबाउट 7. नाउ दिस, ये रेट क्या रहेगा? So 7, 7, 7, 21. 21 minus and 12. So this should be 9. somewhere Approx. close to 9, and it will be Yeah. Approx. lesser than 9. Right, क्योंकि कंपाउंडिंग भी होनी है, तो इट विल बी लेसर देन, स्लाइटली लेसर देन 9. तो अगर ये 7 तो स्लाइटली लेसर देन 7, तो अगर आपके ऑप्शंस, मतलब आई कैन टेल यू आपके ऑप्शंस क्या होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, एंड दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू कम इन. अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपके ऑप्शंस होंगे 7%, 7.1% और 6.95%. सो आपको इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बोलोगे यार 7% तो फॉर श्योर गलत है, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग इनकॉर्पोरेटेड नहीं है. और अगर कंपाउंड होगा, मतलब यहाँ पे मैं 100 रुपया कमाऊं, 100 रुपया डालूंगा, 100 रुपये में पहले 5 कमाऊंगा, उसके बाद 112 बनाने के लिए मुझे एग्जैक्टली 7 नहीं, 7 से कम ही रेट चाहिए. तो आई प्रेफर 7, 6.95, जो भी 7 से कम रेट है. नाउ जब मैं स्पॉट रेट समझा रहा था, तो मैंने ना बार बार ये बोला था कि सर फॉरवर्ड रेट को, स्पॉट रेट को समझने का ना एक बेसिक सा इंटेंट है, एक बेसिक सा एक वो है, मतलब ये है कि आपको ये मान के चलना है कि स्पॉट रेट 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये वाला जो आपका रेट है ना, ये आपका स्पॉट रेट नहीं है, ये आपका फॉरवर्ड रेट है. फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर फॉर 1 ईयर. फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर फॉर 1 ईयर, या फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 इयर्स फॉर 1 ईयर. मतलब जो ये वाला रेट है, दिस इज फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 ईयर फॉर 1 ईयर. Okay. कंफ्यूज्ड? यस, नो? मतलब मैंने इस टॉपिक पे क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट करते, बट क्वेश्चन आए नहीं, तो इसलिए आई एम बीइंग लिटिल स्केप्टिकल कि ये सब सही है, मतलब समझ आ रहा नहीं आ रहा. So if the spot rate, you'll draw the timeline yourself. So if the spot rate for 1 year, if the so the spot rate for 1 year, or rather let's write the entire question. So current 1 year rate is 2%. One year forward rate is 3%. 2 year forward rate is 4%. Can you calculate spot rate for 2 year? Spot rate for 3 year? तो मैं इसको नाम दे देता हूँ. This is my S1 spot rate for 1 year. This is my F11 spot rate after 1 year for 1 year. Forward rate after 2 year for 1 year. एक टाइमलाइन बना लें इसकी, मतलब टाइमलाइन बेसिक से बना के दे सकते हो. कौन सा रेट कहाँ लिखते हैं हम?
3 टाइमलाइंस नहीं बनेंगी? ओके मतलब मैं चाहता एक ही पे हम लोग कर ले तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो करंट 1 ईयर मतलब ये 2% कहाँ का रेट है? It's a first year, right? So फर्स्ट ईयर रेट, तो 0 to मतलब ये 1, तो yeah. ये आ गया 2%। This is my 2%. Now, forward rate after 1 year for 1 year. So it's 1 to 2. So forward rate after 1 year, ये मतलब ये जो है ये this is after 1 year for 1 year, मतलब 3%. Forward rate after 2 years for 1 year. 2 to 3. क्या ये होगा? So it is, no, it is 2 to 3. 2 to 3. Yes, it is 2 to 3. So अच्छा, ये सब रेट्स कब अवेलेबल है? ये सब रेट 0 पे ही अवेलेबल है। These are available at t is equals to 0. आज ही अवेलेबल है, बट ये रेट एप्लीकेबल कब कब के लिए है ये पता होना जरूरी है। नाउ इफ आई नो दिस, कैन आई कैलकुलेट स्पॉट रेट फॉर 3 ईयर? मतलब इफ आई इन्वेस्ट 100 रुपी हियर तो यहाँ पे कितना बनेगा ये? Yes, it is 102 के ऊपर 3% 100 बाद में पर पहले 2% में लूंगा तो 102 हो गया। 1.02, Yes. उसके बाद 1.03, उसके बाद 1.04. My 100 will become this. एक बार करें, कैलकुलेट करें इसको। My 100, so 1.02 into 1.03 into 1.04 minus 1 into 100, मतलब के I am getting 9.2624%. Exactly. Now, बट ये तो 3 साल की भी रिटर्न है। एक मतलब स्पॉट रेट पर ईयर का क्या करूं? Divide by 3. दिस इज फॉर 3 ईयर ना, मतलब 100 मेरा 109.2624 हुआ है, तो स्पॉट रेट कितना लिखूं? मतलब पर साल मैंने कितना कमाया होगा? CAGR जिसको हम बोलते हैं। वी हैव डन दैट इन क्वांट एज वेल। इसको डिवाइड बाय 3 तो नहीं कर सकता क्योंकि कंपाउंडिंग खत्म हो जाएगी ना फिर अगर डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो इसको रेज टू पावर 1/3 कर देते हैं। Yes, sir. ओके, बट द आइडिया मतलब टाइमलाइन बनाना मतलब क्लियर है ना मामला? Yes. we'll do more question, but let's come to implication कि इसे हम imply क्या कर रहे हैं? इसे हम ये imply कर रहे हैं, बहुत सीधी बात, कि सर अगर मेरे पास ऐसे rates given हैं 0 2 3 1 2 and 3, मेरा एक कैश फ्लो 50 रुपए का यहाँ पे आना है, एक कैश फ्लो 50 रुपए का यहाँ पे आना है, एक कैश फ्लो 50 रुपए का यहाँ पे आना है, यहाँ रादर 1050 का यहाँ पर आना है। मैं इसको 50 को यहाँ पर लाने के लिए I can discount this using 50 divided by 1 plus spot rate of 1 year, मतलब जो भी ये वाला रेट रहेगा। Yes. इस 50 को वैल्यू करने के लिए 1 plus spot rate of 2 year, मतलब 2 साल का जो स्पॉट रेट होगा, और 1 plus forward rate of this year, यहाँ का फॉरवर्ड रेट, और यहाँ का स्पॉट रेट।
Are you guys? I understood. सर चाहे सेकंड वाले को फिर बता दीजिए। Okay, sorry, something bad happened at my place. So am I audible now? Yes sir. Okay. Sir, So for second year we will doing square na of denominator. नहीं, अभी मैं स्क्वायर ओके सेकंड वाले 50 को एक बार दोबारा टाइमलाइन बनाते हैं। फ्लो एक बार टूट गया तो एक बार दोबारा करते हैं। 0 1 2 3 50 रुपए की पेमेंट यहाँ है, इसको मैं 100 रुपए की कर रहा हूँ और इसको 200 की कर रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। तो 50 को मुझे अगर यहाँ पर लाना है टाइम 0 पर तो बड़ा आसान है यार, 1 + S1 करा और ये डिस्काउंट होकर के आ गया। 100 को अगर मेरे को करना है तो पहले तो मैं कर सकता हूँ 1 + S2 का स्क्वायर, मतलब आई थिंक यू वर टॉकिंग अबाउट दिस स्क्वायर और नॉट? यस सर। ओके यस। सो 100 को मुझे 0 पर लाना है तो बेसिकली मेरे को 2 बार डिस्काउंट करना है ना, 2 बार ये कर दिया। या फिर मैं कर सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय ये वाला रेट। ये रेट क्या है? फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर फॉर 1 ईयर। आई कैन यूज 1 + F11 and 1 + S1, ये दोनों बराबर आएंगे। और इस 200 को डिस्काउंट करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि भाई 200 को डिस्काउंट करने का सबसे पहला तरीका तो हो गया 1 + स्पॉट रेट ऑफ 3 ईयर, ये करा। सर 50, 100 and 200 आर कूपन्स। हाँ मतलब वो बस मैंने कैश फ्लो रखे ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। कूपन ही हैं, मतलब ये अमाउंट ही है, मतलब सेम कूपन नहीं है, मतलब अलग हाँ अलग। बस ये मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए कि मतलब कंफ्यूजन ना हो कि सर ये 50 कौन सा ये 50 कौन सा, इसलिए मतलब अभी न्यूमरेटर से ज्यादा डिनोमिनेटर पर फोकस करना। सो इस 100 को डिस्काउंट करने के मेरे पास 2 तरीके थे। या तो मैं 2 साल का स्पॉट रेट ले लूं, मतलब इस 100 को डिस्काउंट करने के लिए या तो मैं 2 साल का स्पॉट रेट ले लूं, या मैं 1 साल का स्पॉट रेट और 1 साल का फॉरवर्ड रेट ले लूं। अब 200 को डिस्काउंट करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। या तो मैं 3 साल का स्पॉट रेट ले लूं, 200 डिवाइडेड बाय 1 + स्पॉट रेट ऑफ 3 ईयर, उसका क्यूब कर दिया। या फिर 200 डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट 2 साल का और 1 साल का फॉरवर्ड रेट, मतलब ये वाला स्पॉट रेट और ये वाला फॉरवर्ड रेट। या फिर तीनों में ये वाले रेट ले लूं कि स्पॉट रेट ऑफ 1 ईयर, spot rate of 1 year and forward rate of 2 years. We'll do questions, but I'm trying to draw implication कि forward rate calculate करने का मतलब क्या है, मतलब हम क्यों forward rate calculate ही क्यों कर रहे हैं, मतलब हमारी लाइफ एकदम सही चल तो रही थी। तो now we are enhancing the process, हमने start करा bond को value करना using simple I/Y, using simple one rate which was applicable for
all the tenors. Then we said कि नहीं sir, हर tenor का अपना अलग spot rate होता है. Now we are saying कि नहीं sir, हर tenor के बीच में अपने अपने forward rates भी आते हैं. तो we can calculate bond value using forward rates as well. Practice a lot of question for this. Sir, Yes. sir, can you go to previous slide? Previous slide तो यार अभी मिलेगी नहीं. सर जो आपने F3 लिखा था वो सेकेंड ईयर के बाद 1 साल का फॉरवर्ड रेट था ना वो? मतलब मैंने ये बोला था कि आप थर्ड ईयर वाले को, मतलब थर्ड पेमेंट जो आपकी है 3 पर 100 रुपए की या 200 रुपए की, जो भी 200 था आई थिंक उसमें ना. यस सर. आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. आप क्या क्या ले सकते हो 200 को डिस्काउंट करने के लिए. या तो 200 डिवाइडेड बाय 1 प्लस S3 का क्यूब ले लो. ये एक आपके पास ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है कि या तो 2 साल का स्पॉट रेट ले लो 1 प्लस S2 का स्क्वायर और 1 प्लस F31 नहीं 21 2-1 फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 ईयर फॉर 1 ईयर. दैट्स वन एग्जांपल. तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है कि आप बोलो कि नहीं सर मैं 1 साल का स्पॉट रेट ले रहा हूं और बाकी 2 साल का फॉरवर्ड रेट ले रहा हूं. तो 1 प्लस फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर फॉर 2 ईयर्स. यू कैन हैव दिस और इसका फिर स्क्वायर कर देना क्योंकि 2 साल का रेट है. तो इस 200 को डिस्काउंट करने के लिए या तो आप तीनों अलग अलग रेट ले लो. अब तीनों अलग अलग रेट ले लो तो ये स्पॉट रेट है, ये फॉरवर्ड रेट है, ये भी फॉरवर्ड रेट है. मतलब फॉरवर्ड रेट आफ्टर 1 ईयर फॉर 2 ईयर, फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2 ईयर फॉर 1 ईयर. आपको 200 को इधर लेकर के आना है. कैसे भी लो. many options, multiple options available. Is everybody with me? कुछ यस सर. आंसर आने एकदम बंद हो गए. Okay, so let's stop till here. I just stop recording first and